बात भगवान धन्वंतरी को नमन करता हूँ और मॉर्निंग विद आयुर्वेदा इस सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। कुछ इंस्ट्रक्शन जो हमेशा हम लोग देते हैं उसे मैं वापस से रिपीट करना चाहता हूँ। मॉर्निंग विद आयुर्वेदा में हमने अभी ऑर्थोपेडिक के लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए हैं। ऐसे और भी कुछ हमारे स्टार्ट करने की इच्छा है, लेकिन जैसे कि ऑर्थोपेडिक लेक्चर सीरीज के बारे में हमने बार बार कहा है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कम रहने की वजह से भी बहुत से बार जो इंटरेक्टिव सेशंस होना चाहिए, जिस क्वालिटी का या फैकल्टी को जो मजा आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। थोड़ा सा आप लोग आपके तरफ से भी उसे शेयर कीजिए। सेकंड चीज, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सएप चैनल, दो टेलीग्राम ग्रुप है आईआईएस के और दो व्हाट्सएप चैनल है, प्लीज आप सब लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सभी ग्रुप में हमारा एक टारगेट था कि 1 अगस्त से हम लोग ये ग्रुप में मैसेज नहीं डालेंगे और वहां पर सिंगल मैसेज डालेंगे जिसमें लिंक रहेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग वो ज्वाइन कर लीजिए। इसके पहले जो भी लेक्चर हुए हैं उसके अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तो मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए। चैट बॉक्स में मैं मेरा नंबर डाल देता हूँ, जहां पर मैं आपको मेरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसकी लिंक दे दूंगा, जहां पर आपको ये सभी लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग मिलेंगे। दूसरी चीज ये है, चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो कि आने वाले दिनों में आपको किस टॉपिक पे लेक्चर सीरीज चाहिए। देखिए, लास्ट 3 साल में सर के साथ में हमने काफी सारे वर्कशॉप लिए। सर का शेड्यूल बिजी रहने की वजह से थोड़ा सा सर ने ही कहा था कि हम लोग कुछ दिन के लिए वर्कशॉप रुकाते हैं और फ्री लेक्चर सीरीज स्टार्ट करते हैं, ताकि लोगों को एक विजन मिले आयुर्वेद प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए, आयुर्वेद ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए, पेन मैनेजमेंट क्या होता है। एक्चुअली बहुत सारी चीजें अग्निकर्म विद्या कर्म के आगे होती है। हम लोग जिसे कोल्ड ऑर्थोपेडिक कहते हैं, यानी जहां पर सर्जरी के अलावा जो बाकी चीजें हैं, जो कि 70 to 80% आयुर्वेदिक ऑर्थोपेडिक के पेशेंट इसी क्लास में जाते हैं, और मॉडर्न साइंस में इसके लिए काफी सारे लिमिटेशंस है। लेकिन सर जैसे इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस करते हैं, उस अप्रोच से अगर आप करते हो तो डेफिनेटली पेन मैनेजमेंट में काफी अच्छे, इंस्टेंट और टिकने वाले रिजल्ट मिलते हैं। उसी उद्देश्य से हमने ये चालू किया। मैं आज यहाँ पर वापस एक बार सर से रिक्वेस्ट करूंगा। सर, लास्ट 2 महीने में 100 लोगों से ज्यादा लोगों ने हमें रिक्वेस्ट की है कि सर हमें ऑर्थोपेडिक कोर्सेज सीखना है, ऑर्थोपेडिक सीखना है, तो कुछ तो भी कोर्स चालू कीजिए, ताकि अंडर वन रूफ हमें सब चीजें मिले। जैसे कि हम देखते हैं, हमारे काफी सारे लोगों को भी पता है, आपने जापान जाके कुछ कोर्सेज किए हैं, बहुत सारे जगह पे कोर्सेज किए हैं, अभी आपका एक हरियाणा से भी चल रहा है। तो इन सब चीजों को जब भी आप कोर्स लेते हो तो एक सबको एक जगह पे लाते हो और हमें अच्छे से सिखाते हो। तो लास्ट 2 महीने में जब भी आपका वेंसडे का लेक्चर होता है, कम से कम 15 से 20 लोग इंक्वायरी करते हैं कि सर कुछ तो भी एक बड़ा ऑर्थोपेडिक कोर्स लो, ताकि हम लोग ऑर्थोपेडिक सीख सके और आपकी तरह लोगों को दर्द से मुक्ति दे सके। तो मेरी वापस सर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सर, आप पता है हमें आप काफी बिजी हो। कोर्स लेने के लिए जो आपका डेडिकेशन रहता है और आप जिस क्वालिटी से लेते हो उसे काफी सारा समय लगता है। पर मेरी वापस से एक बार रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज इसके बारे में आप सोचिए सर, थोड़ा सा सबके लिए समय भी निकालिए। और मेरी सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल दोनों चीजें आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम लोग वहां पर ही लिंक डालेंगे पुराने लेक्चर्स के। अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तो प्लीज मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, मैंने मेरा नंबर ग्रुप पे डाला है। सर प्लीज आज का सेशन स्टार्ट कीजिए। So thank you very much. First of all, may I audible? Am I audible? हाँ सर। मेरी आवाज आ रही है? सब 9:04 हो चुके हैं ऑलरेडी। हम 1 मिनट और थोड़ी सी वेट करते हैं, कुछ लोग ज्वाइन होते हैं, क्योंकि आज बहुत ही पार्टिसिपेंट्स का जो ये है, केवल आई थिंक 15 या 16 ही पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आज उपस्थित है। थोड़ा हमारी तरफ से भी एक
लेट हो जाता है। एक्चुअली मेरी तरफ से ही वो लेट होता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा कि जो टॉपिक होता है इस वेडनेसडे का, वो बताने में मुझे ही लेट हो जाता है। तो मैंने कल लेट नाइट सर को बोला, तो आपको सब लोगों को इसका मैसेज जो है वो थोड़ा लेट मिला होगा। बट यू कैन बी एश्योर्ड, जो लोग रेगुलरली ये सीरीज को अटेंड कर रहे हैं, कि आपको पता है कि हर बुधवार को 9 बजे, और हम जहाँ तक हो सके टाइम को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। मैं जहाँ तक हो सके टाइम को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। शार्प 9 बजे हम लेक्चर चालू कर देते हैं। तो अगर किसी वक्त आपको मैसेज लेट मिल रहा हो, या फिर आपको ये लेट आ रहा हो इंफॉर्मेशन इस लेक्चर सीरीज के बारे में, तो यू बी एश्योर कि लेक्चर होगा। बहुत ही कम समय में ऐसा होता है कि जब मुझे कुछ वैयक्तिक प्रॉब्लम आ जाता है, या किसी वैयक्तिक इशू के कारण लेक्चर नहीं हो पाता। सर एक इंस्ट्रक्शन मुझे और भी ये देना था हम्म, कि हम लोग क्या करते हैं ना, इसी लिंक को कंटिन्यू करेंगे आने वाले दिनों में। आपको सेपरेट लिंक की जरूरत नहीं रहेगी, इसी लिंक से आप आने वाले एवरी वेंसडे का लेक्चर ज्वाइन कर पाओगे। ओके। सो ऑलरेडी 9:05 हो चुके हैं। आज का सब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है, तो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। देखिए दोस्तों, तभी जैसे सर ने कहा कि मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, बहुत सारे डिग्रीज कंप्लीट की है, पेन मैनेजमेंट में, मॉडर्न साइंस में, आयुर्वेद में। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस करना है, सस्टेनेबल प्रैक्टिस करना है, ट्रू प्रैक्टिस करना है, तो हमारे यहाँ पर, हमारे फील्ड में, हमारे फ्रेटर्निटी में जो सबसे डेंजरस पार्ट है, दैट इज कॉपिंग ऑफ प्रैक्टिस। अरे नो डाउट, हमारे बहुत सारे गुरु, बहुत सारे ज्येष्ठ वैद्य हैं जिन्होंने आयुर्वेद को काफी ज्यादा पॉपुलराइज किया है, काफी ज्यादा उनसे हमें सीखने मिला है, और शायद उन्हीं की वो कृपा थी कि आज हम आयुर्वेद को लेके इतना बात कर पाते हैं, इतना सस्टेन कर पाते हैं, और गवर्नमेंट को भी सीरियसली लेना पड़ रहा है। तो लेकिन मेरा ये कहना है कि आप जब भी कोई चीज करते हो, जब भी कोई प्रैक्टिस करते हो, तो आप ना खुद से उसको डेवलप करने की कोशिश कीजिए, खुद से उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। केवल कोई एक पर्टिकुलर पर्सन इस बीमारी में या इस ट्रीटमेंट में ये ट्रीटमेंट देता है, तो मैं भी उसी की कॉपी कर लेता हूँ। वो ये कल्प यूज करते हैं, तो मैं भी यही कल्प यूज करता हूँ। ये जो हमारे इसमें तरीका है, ये थोड़ा सा हमें कभी ना कभी धोखा दे सकता है। और फिर रिप्रोड्यूसेबल रिजल्ट, मैं हमेशा बात करता हूँ रिप्रोड्यूसेबल रिजल्ट्स के बारे में। मैं कभी भी रिजल्ट्स के बारे में नहीं बात करता हूँ। तो ये रिप्रोड्यूसेबल रिजल्ट क्या होते हैं कि आप कभी भी किसी भी एलोपैथी या किसी भी मॉडर्न साइंस के डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको कभी भी रिजल्ट के बारे में बात नहीं करते हुए दिखेंगे। वो आपको बात करते हुए दिखेंगे हमेशा प्रोसेस के बारे में, कि देखो यार, ये डिसीज है, ये प्रॉब्लम है, इसको इस तरह से ठीक किया जा सकता है, दैट्स ऑल। उसका आउटकम क्या आएगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, दैट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट, दैट डिपेंड्स ऑन द सक्सेस, और बहुत सारी चीजें वहां पे मैटर करती है। लेकिन जब भी मैं आयुर्वेद वैद्यों से मिलता हूँ, नए वैद्यों से मिलता हूँ, या किससे बोलता हूँ, वो कहते हैं सर ये कल्प बहुत अच्छा है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, वो ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, अग्निकर्म के बहुत अच्छे रिजल्ट है, वेदन कर्म के बहुत अच्छे। मैं वेदन कर्म और अग्निकर्म को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद भी मेरे प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा, बहुत सारा वेदन कर्म, बहुत सारा अग्निकर्म करता हूँ। लेकिन उसकी यूटिलिटी, उसका यूज किस कंडीशन में करना चाहिए, किस कंडीशन में उसका ओवर यूज टालना चाहिए, ये हमें समझना चाहिए। क्योंकि अगर ये हमें नहीं समझ में आया, तो क्या होगा कि आपने किसी को अग्निकर्म कर दिया, पेशेंट ने बोला कि मुझे सर 2-3 दिन अच्छा लगा, वापस वैसे ही हो गया, तो क्या होता है ना कि पेशेंट का कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, आपका खुद का कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। यार अग्निकर्म से तो मैंने बहुत सारी साइटिका ठीक होते हुए देखा है, लेकिन मेरे पेशेंट की क्यों ठीक नहीं हो रही है? क्यों? क्योंकि हम उसके रूट कॉज तक नहीं पहुंचे थे कि उसको वो प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। तो हमेशा जिसके लिए आयुर्वेद जाना जाता है, जिसके लिए आयुर्वेद के बारे में बात की जाती है कि आयुर्वेद किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करता है, तो हमें
उस जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है ट्रीटमेंट की। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि आप किसी भी पेशेंट का केस रैंडमली किसी भी आयुर्वेद ग्रुप में डाल दीजिए कि ऐसा ऐसा पेशेंट है, उसे ये तकलीफ है, आप देखोगे कि फटाफट 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 चार पांच वैद्य अपनी अपनी राय दे देंगे, वो अपनी अपनी ट्रीटमेंट बोल देंगे, कोई कल्प बोलेगा, कोई कर्म बोलेगा, कोई और कुछ बोलेगा, लेकिन कोई भी इस डेप्थ में जाने की कोशिश नहीं करेगा कि उसका रीजन क्या है उसकी। जबकि आयुर्वेद में बेसिक चीज बताई गई है ट्रीटमेंट की, निदान परिवर्जन, और उस निदान तक ही हम नहीं पहुंचेंगे तो उसको परिवर्जित कैसे कर पाए। तो ऐसे ही एक निदान के तरफ आज मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, और वो है पोस्चर। देखिए, हम सारे वैद्य हैं, हम सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके हर किसी के पास ऐसी बहुत सारी स्टोरियाज होंगी, बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज होंगी कि ऐसे पेशेंट आपने ठीक किए हैं जो बहुत जगह घूम कर आ गए, जिन्होंने बहुत जगह ट्रीटमेंट ली है, फिर भी वो कहीं ठीक नहीं हुए, और फिर वो आपके पास आए और आपके पास वो ठीक हो गए या उनको उपशय मिला है। तो ये स्टोरी हम में से हर एक के पास होती है, लेकिन क्या हम उस स्टोरी का प्रोसेस समझ पाते हैं कि मैंने ऐसा क्या अलग किया जिसकी वजह से ये पेशेंट ठीक हो गया मेरे पास, जो बाकी लोग नहीं कर पाए। क्योंकि अगर हम इस चीज को, इस गैप को अगर हम भर पाए, तो हम ज्यादा अच्छे से सस्टेनेबल रिजल्ट दे पाएंगे, ज्यादा अच्छे से सस्टेनेबल रिस्पेक्ट पाएंगे सोसाइटी में, और हमारे पास उस टाइप का क्लिष्ट पेशेंट, क्योंकि केवल कॉस्मेटिक यूज में, केवल टेम्पररी पेन मैनेजमेंट या इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट, इस मेंटेलिटी से अभी हमें बाहर उठना है। क्योंकि हमें केवल हमारे वैद्यों के साथ, हमारे कलीग्स के साथ कॉम्पीट नहीं करना है, तो हम वर्ल्ड में जो एआई आया है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी दिन ब दिन मेडिसिन मेडिकल साइंस में बढ़ रही है, उससे भी हमें कॉम्पीट करना है। और उससे कॉम्पीट करने का एक ही तरीका है कि आप किसी भी चीज को गहराई से समझिए, किसी भी डिसीज को गहराई से समझिए। देखिए, कुछ श्लोक है जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, और शायद बाद में उनको उतना इम्पोर्टेंस भी हमने हमारे ट्रीटमेंट में नहीं दिया है, या शायद उतना हम उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो जो बेसिक श्लोक है उसमें क्या कहा गया है कि दोष धातु मल मूल ही शरीरम। दोष धातु मल, ये तीन ही शरीर के। देखिए, अभी यहाँ पे ग्रंथकारों ने शरीर कहा है, पुरुष या स्वस्थ नहीं कहा है। केवल पांचभौतिक शरीर के बारे में ये बोला है कि दोष धातु मल मूल ही शरीरम। तो जब शरीर में कोई गड़बड़ी है, शरीर में कोई व्याधि है, या शरीर में कोई भी दिक्कत है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं मोटे तौर पे कि या तो इन तीनों में से ही किसी में गड़बड़ है, इन तीनों में से ही किसी में विसंगति आ गई है, जिसकी वजह से ये व्याधि उत्पन्न हुआ है। या तो दोषों में दिक्कत है, या तो दोषों का जो है वो क्षय वृद्धि हुई है, या फिर प्रकोप क्षय हुआ है, या तो धातु में कुछ गड़बड़ है, या तो फिर मल में कुछ गड़बड़ है। और ये तीनों भी एक दूसरे को डिपेंडेंट है। अगर मल में, यानी किसी पेशेंट को अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो अगर आप उसको रिवर्स इसमें जाएंगे, रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में जाओगे, तो अगर उसको कॉन्स्टिपेशन है या फिर बद्धकोष्ठता है, तो उसका पचन ठीक नहीं है। अगर पचन ठीक नहीं है, तो उसका रस धातु जो है वो ठीक से बन नहीं रहा है, और रस धातु ठीक से नहीं बनेगा तो फिर आगे की सारी चेन जो है, रस रक्त मांस मेद मस्त अस्थि मज्जा शुक्र, वो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अगर मल डिस्टर्ब होता है तो धातु डिस्टर्ब होंगे, धातु डिस्टर्ब होंगे तो फिर वहां पे अगर बद्धकोष्ठता हो जाती है तो वहां पे वात का प्रकोप आ जाएगा। वात का प्रकोप आएगा तो हमने पढ़ाई है, कफम पंगु पित्तम पंगु पंगवे मल धातुआ। वात जो है फिर वो कफ को भी डिस्टर्ब करेगा, पित्त को भी डिस्टर्ब करेगा, और व्याधि उत्पन्न हो जाएगी। ये बेसिक थिंग हम फर्स्ट ईयर में और फाइनल ईयर के संप्राप्ति में सीखी है। तो बेसिक थिंग, जब भी आप हिस्ट्री ले रहे हो तो इन तीनों चीजों की हिस्ट्री प्रॉपरली लीजिए, आपको आधा डायग्नोसिस मिल जाएगा। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि स्वास्थ्य की डेफिनेशन, ये तो शरीर की डेफिनेशन हो गई, शरीर का बेसिक हो गया। अब स्वास्थ्य की डेफिनेशन क्या बताई गई है? समधातु समाग्नि सममल क्रिया। अगेन इसमें समधातु आया, समाग्नि आया, सममल क्रिया।
प्रसन्न आत्मा, आत्मा मन इंद्रिय अर्थ, प्रसन्न आत्मा आ गई, इंद्रिय अर्थ आ गए, और मन भी प्रसन्नता आ गई, यानी यहाँ पे अगेन सत्व रज तम का भी उल्लेख आ गया। अब इस सेक्शन को मैं बहुत ज्यादा बोरिंग नहीं बनाना चाहता, इसीलिए मुझे एक सेकंड, एक मिनट में मुझे आंसर चाहिए कि जब मैं सॉरी, जब मैं बोल रहा हूं कि प्रसन्न मन आत्मा इंद्रिय अर्थ, तो जब मैं इंद्रिय अर्थ इन शब्दों को बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में फर्स्ट थिंग क्या आ रही है? देखिए, बी ऑनेस्ट, हम यहाँ सारे दोस्त हैं, तो कोई भी हमें कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है किसी को कि हम कितना ब्रिलियंट है या हम कितना मुझे आता है। तो द फर्स्ट थिंग आपके थॉट में, जब मैं इंद्रिय अर्थ बोल रहा हूं, तो आपके दिमाग में फर्स्ट थॉट, फर्स्ट थिंग क्या आई, ये मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। कमॉन, फास्ट चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। एक वर्ड भी आप टाइप करते हैं तो भी इट्स ओके, इन 1 मिनट। कमॉन, फास्ट। जब मैं प्रसन्न इंद्रिय अर्थ इस शब्द को दोहरा रहा हूं या बोल रहा हूं, तो आपके दिमाग में पहले क्या आ रहा है? जी, मैं इंद्रिय के मेंटल बारे वेल में। बीइंग सर। हाँ, मेंटल वेल बीइंग, मेंटल वेल बीइंग। ओके, मैं प्रसन्न मन नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रसन्न इंद्रिय अर्थ बोल रहा हूँ। प्रसन्न इंद्रिय अर्थ, मन की प्रसन्नता नो डाउट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट ये जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है मेरा, ये आ रहा है। Sir, we should not do the things, I mean, from Indriya, sir, like seeing the bad things or मैडम, smell. we will have the discussion. Whatever you want to say, please type it. Okay, okay. नॉर्मली ग्रहण ऑफ द पंच इंद्रिय, 5 सेंसेस, इंद्रिय अर्थ। देखिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, यू ऑल पीपल आर वेरी स्वीट एंड ग्रेट। आप सबने सही आंसर दिया, मनस्थिति भी ठीक थी क्योंकि प्रसन्न मन उसमें वर्ड पहले आया है। इंद्रिय अर्थ, हाँ बिल्कुल, इंद्रिय अर्थ के बारे में ही मैं बोल रहा था, तो आपके दिमाग में पहले जो आया कि यस, जननेंद्रिय एंड कर्मेंद्रिय शुड बी गुड, डॉक्टर गीता मैम। दिस वाज द आंसर एक्चुअली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। कि देखिए, जब भी हम इंद्रिय अर्थ बोलते हैं, इंद्रिय अर्थ बोलते हैं, तो हमारा दिमाग, किसी ने चक्षु टाइप किया था, पानी देखिए, किसी ने चक्षु टाइप किया था, किसी ने इंद्रिय अर्थ किया, किसी ने 5 सेंसेस किए। लेकिन आपको याद होगा कि हमने जब इंद्रियों का ये जैसे अभी कहा कि शह स्पर्श रस गंध, ये जो अभी मैडम ने, ओके नाउ स्टॉप टाइपिंग डॉक्टर संजय सर, वेरी गुड आंसर। तो देखिए, जब हमने इंद्रियों के बारे में बात की थी, तो यहाँ पे हम, आप सबको पता है कि हमारे पास 2 टाइप की इंद्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय एंड कर्मेंद्रिय। तो किसी ने भी कर्मेंद्रिय के बारे में, एक्सेप्ट डॉक्टर गीता मैम, किसी ने भी किसी ने भी, किसी के भी दिमाग में कर्मेंद्रिय नहीं आया। गॉट इट? सबने ज्ञानेन्द्रियों के बारे में सोचा, आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, इसके बारे में सीखा, लेकिन कर्मेंद्रियों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। वैसे ही हम जब दोष विघटन या दोष के बारे में बात करते हैं, तो वात पित्त कफी दिमाग में आता है, बहुत कम लोग सत्व रजतम की तरफ ध्यान देते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा, वो इंद्रिय अर्थ या ये नहीं है। आज का जो टॉपिक है, दैट इज द पोस्चर एंड दैट डिपेंड्स, या जो मैटर करता है, वो करता है कर्मेंद्रियों के बारे में। तो प्रसन्न इंद्रिय अर्थ सिर्फ ज्ञानेन्द्रियों का नहीं, आपके कर्मेंद्रियों का, यानी हस्तपाद उपस्थ, ये जो है, इनके प्रसन्न इंद्रिय अर्थ, इनका जो अर्थ है, यानी मेरा हाथ ठीक से काम कर रहा है, ये प्रसन्न इंद्रिय अर्थ है। मेरे हाथों का, हस्त, ये जो मेरा कर्मेंद्रिय है, ये दोनों हाथ मेरे इक्वल है, दोनों हाथ मेरे सही से काम कर रहे हैं, तो ये भी तो प्रसन्न इंद्रिय अर्थ हुआ। डू यू एग्री और नॉट? मेरे पैरों में अगर मैं ठीक से चल पा रहा हूं, सारे काम मेरे ठीक से कर पा रहा हूं, तो क्या ये प्रसन्न इंद्रिय अर्थ नहीं है? डू यू एग्री?
Please type why if you are. Please type no if you are not. Though you are not agree, I will accept your response. Okay. How many of you are agreeing with me? I just want to see that how many are active actually. Okay. So ऐसे ही, yeah, that is what, with the good work, with the, देखिए इसको हम इंटेंशन से नहीं जोड़ रहे हैं डॉक्टर नाजराना केळकर सर, हम इसको इंटेंशन से जोड़ के नहीं देख रहे हैं, हम इसको जोड़ रहे हैं कि व्हेन माय जो भी नेचुरल, जिसे हम अगर मॉडर्न लैंग्वेज में या कोल्ड ऑर्थोपेडिक्स के बारे में कहा जाए तो उनके अगर रेंज ऑफ मोशंस, जितने भी रेंज ऑफ मोशंस है वो अगर अच्छे हैं, दे आर नॉट पेनफुल, दे आर अप टू द मार्क, यानी जितना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरी गर्दन है तो 45 डिग्री तक झुकनी चाहिए, तो 45 डिग्री तक झुक रही है, 90 डिग्री तक फ्लेक्शन एक्सटेंशन होना चाहिए तो वो हो रहा है, तो दैट इज व्हाट आई कॉल द प्रसन्न इंद्रिय। मेरा हाथ है ये 180 डिग्री तक ऊपर जा रहा है तो जा रहा है तो इट इज नॉर्मल। अगर नहीं जा रहा है, फ्रोजन शोल्डर जैसी कंडीशन है या पेनफुल है, तो दैट विल बी नॉट कॉल्ड एज अ नॉर्मल। प्रसन्न इंद्रिय अर्थ नहीं बोल पाएंगे हम उसका, अप्रसन्न इंद्रिय अर्थ हो गया हाथ का, वो अगर हाथ ऊपर नहीं जा रहा है या ऊपर जाते वक्त पेन हो रहा है तो, इजंट इट? वैसे ही जब बोला गया कि समद दोष, तो जब हम दोष के बारे में बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि बहुत बार हम शारीरिक दोषों के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन मानसिक दोषों के बारे में हम कम सोचते हैं जब कोई शारीरिक व्याधि लेके आता है। अब मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग श्लोक बोलना चाहूंगा जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था और शायद उसके बाद में आपने कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। तो वो श्लोक था प्रथम मासे कललम जायते। प्रथम मासे कललम जायते, ये जब हमने सीखा था, उससे पहले ये भी था कि शुक्र शोनित जीव संयोगे तू खलु कुक्षिगते इति गर्भ संज्ञा भवती। तो इसे गर्भ कहा जाता है जब शुक्र और शोनित यानी, और जिसको कि मॉडर्न साइंस भी मानता है कि हमारे जो जीन्स है वो माता और पिता से दोनों से जब मिलके एक जाइगोट फॉर्मेशन होता है, तो जिसको ही आयुर्वेद में कलल कहा गया है। तो इसका मतलब हमें जो भी हमारी जो फिजियोलॉजी है, हमारी जो एनाटॉमी है, इस पे हमारा एंसेस्ट्रल या फिर हेरिडिटरी इंपैक्ट भी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब हम हिस्ट्री लेते हैं, भले ही वो पेशेंट आपके पास कंधे के लिए आया हो, चाहे लो बैक पेन के लिए आया हो, चाहे और किसी मस्कुलोस्केलेटल पेन के लिए आया हो, लेकिन आपको मेरा पॉइंट व्हाट आई वांट टू मेक कि आपको उसकी हिस्ट्री प्रॉपर लेना है, उसकी हिस्ट्री प्रॉपर लेना है। क्योंकि हो सकता है कि कोई पेशेंट आपके पास आया जिसका कंधा दर्द हो रहा है बहुत दिनों से, बट हैविंग नो स्पेसिफिक हिस्ट्री, और अगर उसकी माता पिता को डायबिटीज है तो देर आर द चांसेस कि उसको भी डायबिटीज डिटेक्ट हो सकता है जो उसे पता ही ना हो। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट मस्कुलोस्केलेटल पेन लेके आता है, आप अगर उसकी लाइफस्टाइल ठीक से ना समझो, आप अगर उसका गट हेल्थ, उसका मेंटल हेल्थ ठीक से ना समझो, तो हो सकता है कि कल ही एक पेशेंट थी कि जो कंप्लीटली मेरे पास आई फॉर सर्वाइकोजेनिक हेडेक एंड इम्बैलेंस। मैंने उनका जब इलेक्ट्रोलाइट सीरम इलेक्ट्रोलाइट किया तो इलेक्ट्रोलाइट्स में शी वाज हैविंग द डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम, और सोडियम डेफिशिएंसी की वजह से मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है, आपको हलुसिनेशंस होते हैं, पेशेंट इररिलेवेंट टॉक करता है, हेडेक होता है। तो द रीजन उसका गर्दन ठीक करना नहीं था या उसका जो वर्टिको था वो ठीक करना नहीं था, उसका रीजन ढूंढना था। जब मैंने उसकी हिस्ट्री लिया, प्रॉपरली ये किया, तब मुझे थोड़ा सा डाउट आया कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है पेशेंट। बहुत बार बेसिक जो ये है कि मैंने पिछली बार भी बताया था शायद किसी लेक्चर में कि विटामिन बी ट्वेल्व, मैग्नीशियम, किसी मिनरल की कमी हो सकती है। ये विटामिन बी ट्वेल्व, D3 एंड मैग्नीशियम ये कॉमनली होता है कि अगर आपको कोई निदान नहीं मिल रहा है स्पेसिफिक, तो हो सकता है यहाँ पे उसका रीजन हो। तो यहाँ पे आपको रस धातु के बारे में सोचना है, रक्त धातु के बारे में सोचना है।
तब जाके आप, जब हम बात करते हैं धातुओं की, तो अगेन हम फिर सोचते हैं कि क्षय और प्रकोप के बारे में, कि भाई इस धातु का क्षय हुआ है कि इस धातु में अवरोध हुआ है या, लेकिन धातु को जब आप सोच रहे हैं तो धातु को आपको शरीर रचनात्मक भी देखना है कि कहीं मसल वेस्टिंग है क्या, उसका इक्विलिब्रियम है क्या। पेशेंट जब आपके पास बैठा है तो क्या उसके दोनों कंधे इक्विलिब्रियम में है क्या, कोई कंधा टाइट लग रहा है, कोई कंधा आगे झुका हुआ लग रहा है, क्या उसकी गर्दन सीधी है। तो ये चीजें भी जब आप देखोगे तो फिर उसको हम समधातु बोल पाएंगे, क्योंकि समधातु का मतलब केवल उसका पोषण, उसका आहार मूल्य नहीं है, उसका क्षय या प्रकोप नहीं है, उसका ब्रूहन या कर्षण नहीं है, तो उसकी रचना भी सम होनी चाहिए। तो हमने क्या किया है ना कि हमने सिलेक्टिव लिसनिंग की है आयुर्वेद में, बहुत बार मैंने देखा है कि जो हमें चाहिए होता है वही हमने सुना है, उसके दूसरे एंगल से देखने को हमने कभी कोशिश नहीं की। यहाँ पे हम कभी कभी लैक होते हैं, तो आज उसी के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे प्रैक्टिकली। सो हमेशा की तरह लेट्स स्टार्ट विथ आवर प्रेजेंटेशन। So, morning with Ayurveda, very good morning. And the topic is posture. So, hack the pain by correcting the posture. This is the tagline today, and this is what the take home message I want you all to take today. ये एक टेक होम मैसेज अगर आप घर पे गए तो डेफिनेटली ये आपके प्रैक्टिस में एक नया एज डेवलप करेगा। सो पहले व्हाट इज द पोस्चर। आप ड्राइविंग कर रहे हो, बैठे हो, खड़े हो, रनिंग कर रहे हो, लेटे हो, ये सारे पोस्चर्स है। लेकिन पोस्चर्स का मतलब क्या, ये इसको पोस्चर कहते हैं। तो पोस्चर, गुड पोस्चर और बैड पोस्चर में क्या डेफिनेशन है, किसे हम गुड पोस्चर कहेंगे, किसे हम बैड पोस्चर कहेंगे। आगे जाने से पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको मेरी स्लाइड क्लियरली दिख रही है? बिकॉज जब भी मैं स्लाइड शो चलाता हूं मुझे जूम नहीं दिखाई दे रहा है। इज इट विजिबल क्लियरली? Yes, sir. Somebody please, okay, thank you ma'am. तो what is the good posture and what is the bad posture जब हम कहते हैं, तो when there is a minimum stress on your every joint in the position is called the good posture। और जब भी किसी स्पेसिफिक जॉइंट पे या किसी भी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पे अगर स्ट्रेस आ रहा है, आप जिस भी पोस्चर में हो, तो फिर हम उसे कहेंगे अनप्लीजेंट या बैड पोस्चर। ये एक थंब रूल या बोल सकते हैं आप कि एक लेमैन लैंग्वेज की डेफिनेशन हम पोस्चर के बारे में बोल सकते हैं। तो पोस्चर का क्लासिफिकेशन जनरली 2 टाइप में होता है। एक होता है इनएक्टिव पोस्चर, यानी मैं बैठा हूं, दैट इज द इनएक्टिव पोस्चर, या आप रात को लेटे हो, दैट इज द इनएक्टिव पोस्चर। एक्टिव पोस्चर जब आप एक्टिव हो, फॉर एग्जांपल मैं अभी बैठा हूं लेकिन मैं बोल रहा हूं, सो आई एम एक्टिव, लेकिन मेरा पोस्चर बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। मैं बैठा हूं, कंफर्टेबली बैठा हूं, मैं बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा हूं, तो दिस इज कॉल्ड द एक्टिव स्टैटिक पोस्चर एंड एक्टिव डायनेमिक पोस्चर। इसका मतलब मैं एक्चुअली कुछ कर रहा हूं, मैं रनिंग कर रहा हूं, मैं ड्राइविंग कर रहा हूं, मैं साइकिलिंग कर रहा हूं, मैं मूविंग कर रहा हूं, जो भी कुछ कर रहा हूं, उस वक्त मेरा जो पोस्चर रहेगा दैट विल बी कॉल्ड द डायनेमिक पोस्चर। ओके। अब पोस्चरल रिफ्लेक्स क्या होते हैं या कहां से आते हैं? तो पोस्चरल रिफ्लेक्स मसल्स पे आते हैं, जैसे कि हम प्लांटर फ्लेक्सेस देखते हैं या बहुत सारे रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं कि टू चेक द स्टिम्युलेशन। तो हम कहाँ कहाँ चेक करते हैं? मसल्स में करते हैं, आईज में करते हैं, ईयर में करते हैं, जॉइंट स्ट्रक्चर में करते हैं कि ये रिफ्लेक्सेस, पोस्चर रिफ्लेक्सेस सही है या नहीं है, यानी आपकी आंखें सही से काम कर रही है नहीं ये कर रहे हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, लाइट डाल के देखते हैं कि जो प्यूपिल्स डायलिटेशन एंड कॉन्स्ट्रिक्शन है वो सही हो रहा है कि नहीं है। वो फोर्क से हम कान के पास एक
साउंड क्रिएट करके देखते हैं कि कानों का जो रिफ्लेक्स है वो सही है कि नहीं है। जॉइंट स्ट्रक्चर में हम हैमर से नी रिफ्लेक्स देखते हैं या हमारा एल्बो रिफ्लेक्स देखते हैं और बहुत सारे रिफ्लेक्सेस हम देखते हैं। इसी के साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करता है, स्किन सेंसेशन ऑल्सो प्लेज अ पार्ट। एग्जाम्पल, सोल्स ऑफ अ फीट व्हेन द बॉडी इज स्टैंडिंग पोजिशन। अगर आपका परसेप्शन कैसा है, आपको दोनों सोल में इक्विलिब्रियम लग रहा है, दोनों सोल पे प्रेशर सही लग रहा है, कुछ सेंसेशन जो है वो इक्वल लग रहा है क्या जब आप स्टैंडिंग में हो, तो स्किन सेंसेशन ऑल्सो प्लेज अ रोल। तो जब मैंने कहा था प्रसन्न आत्मेंद्रिय या प्रसन्न इंद्रिय अर्थ, जब मैंने कहा था, तो जो कोलैबोरेशन है जिसमें अगर आप क्रिकेट खेलते हो या अर्ली रिफ्लेक्सेस में पीडियाट्रिक प्रैक्टिस करते हो तो उसमें देखा जाता है हैंड आई कोऑर्डिनेशन। जबकि हैंड जो है आपका कर्मेंद्रिय है, आई आपका ज्ञानेंद्रिय है, तो इनका कोऑर्डिनेशन सही है या नहीं है ये भी हमें चेक करना है। तो वेन एवर यू, इसके बाद आप हमेशा याद रखिए कि वेन एवर यू आर थिंकिंग अबाउट द इंद्रिय अर्थ या इंद्रियों के बारे में जब भी सोचो तो दोनों इंद्रियों के बारे में एक साथ सोचना है। Got it? Impulses from all these receptors are conveyed and coordinated in the central nervous system, क्योंकि यही आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कोऑर्डिनेट करते हैं। इसीलिए पोस्चर इज दैट इंपॉर्टेंट। इसीलिए देखिए पैरालिसिस के पेशेंट में पोस्चर ही बिगड़ जाता है, कर्मेंद्रिय और इस पे, जबकि एक्चुअल फॉल्ट तो ब्रेन में होता है, लेकिन जो आपके कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, उसका टच ये हो जाएगा, स्पीच स्लर्ड हो जाएगी और हाथों की पैरों की ताकत कम हो जाएगी। So that is why this is how our Karmendriya and Jnanendriya are directly connected to the nervous system, and that's why in any patient, चाहे वो आपके पास बद्धकोष्ठता का है, चाहे इनफर्टिलिटी का है, चाहे हाइपर एसिडिटी का है, चाहे और किसी बीमारी का है, तो यू हैव टू चेक फॉर द कर्मेंद्रिय एंड ज्ञानेंद्रिय। दैट इज दैट इंपॉर्टेंट। इसीलिए उस श्लोक में जब स्वस्थ का डेफिनेशन किया है तो प्रसन्न इंद्रिय अर्थ को विशेषकर स्थान दिया गया है। अब देखिए हम आते हैं प्रैक्टिकल थिंग पे कि पुअर पोस्चर स्टैंडिंग में किसे कहेंगे। तो जब देखोगे आप कि स्वे बैक पोस्चर, कि इसमें बहुत सारा, जैसा आपने, अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरीज देखी होगी जिसमें बागा एक कैरेक्टर है, उस बागा का कैरेक्टर जो होता है वो स्वे बैक पोस्चर जैसा होता है। आपने हमेशा देखा होगा कि वो, उसकी पीठ जो है पीछे की तरफ मूव होती है और उसकी वजह से क्या होता है कि उसके एंटेरियर पोर्शन, एंटेरियर थाई क्वाड्रिसेप मसल्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है टू बैलेंस द बॉडी। देन हेलो बैक पोस्चर, जनरली ये हेलो बैक पोस्चर जो है, हॉलो बैक पोस्चर, जिसमें आपका लंबर लॉर्डोसिस जो है वो एग्जैगरेट हो जाता है। ये जो लंबर एग्जैगरेट हो जाता है, जनरली ये पोस्चर आपको जो मॉडल्स है या जिनको बहुत ज्यादा वॉकिंग है, स्टैंडिंग है, उनमें मिलेगा, या जो महिलाएं बहुत ज्यादा हिल का यूज करती है, हिल्स जो लोग पहनते हैं, उनमें आपको ये पोस्चर मिलेगा, हॉलो बैक पोस्चर, जिसकी वजह से उनके हैमस्ट्रिंग मसल्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, उसके साथ साथ हिप में भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसको पोस्टेरियर टिल्ट हुआ है लेकिन यहाँ पे एंटेरियर टिल्ट ऑफ द पेल्विक हुआ है। जिन लोगों ने साइटिका का लेक्चर किया होगा उसमें हमने इस बारे में भी बात की थी थोड़ी सी, जिसकी वजह से एसआईजे यानी सैक्रोइलियक जॉइंट प्रॉब्लम हो सकता है, लंबोसैक्रल जॉइंट प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से आपका थोरैकोलंबर फेशिया जो है वो टाइट हो सकता है, जिसकी वजह से लो बैक पेन, इडियोपैथिक, फिर इसमें एक्सरे नॉर्मल निकलेगा, आपके सारे रिपोर्ट नॉर्मल आएंगे, लेकिन अगर आप पोस्चर देखोगे तो यू विल फाइंड द रीजन इन द पोस्चर। राउंडेड शोल्डर बहुत ही ज्यादा कॉमन आजकल आपको देखने को मिलेगा। यंग लेडीज जो होती है, जिसको हम टीनेजर्स बोलते हैं, उनमें ये मिलेगा। उसी के साथ साथ जो गिरियाट्रिक पेशेंट्स हैं उनमें भी आपको ये मिलेगा। इसके बाद ये सबसे ज्यादा जो अनॉय करता है या सबसे ज्यादा तकलीफ देता है जो ऑफिस पीपल्स को, जो बहुत ज्यादा लैपटॉप पे काम करते हैं, बहुत ज्यादा, जैसे आईटी प्रोफेशनल्स हो गए, क्लरिकल जॉब्स जिनके हैं, ऐसे लोगों में ये राउंडेड शोल्डर्स मिलेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, आप देखो इसकी फैट पूरी, ये जो फॉरवर्ड हेड पोस्चर भी इसको बोल सकते हैं आप, लेकिन पेल्विस से लेके तो आपके शोल्डर तक पूरी बैक जो है वो फ्लैट हो गई है, पेल्विस जो है फ्लैट हो गया है। और जो आइडियल पोस्चर माना जाता है मिलिट्री पोस्चर, अगर आप इसमें देखोगे तो यू विल सी की हेड, ये जो आपका कान है, दिट इज ऑन द लाइन ऑफ शोल्डर। शोल्डर का जो एक्रोमियन प्रोसेस है दैट विल अलाइन विद द iliac crest and that will be slightly posterior to the
patella and it will end up into the lateral malleolus. तो यहां से अगर आप लाइन खींचोगे, कान से सीधी लाइन खींचोगे, तो ये लैटरल मैल्यूलस जो होता है फिट का, उसको आके अटैच होगी. सो दिस इज हाउ वी कैन गेस द पोस्चर ऑफ अ पर्सन बाय मेकिंग हिम स्टैंड बिफोर यू. अब पोस्चरल डेवलपमेंट होता कैसे है? तो या करेक्ट पोस्चर किसे बोला जाए? तो करेक्ट पोस्चर इज पोजीशन इन विच मिनिमम स्ट्रेस इज प्लेस ऑन ईच जॉइंट. अब आप देखिए, ये लड़की बैठी है आपके राइट स्क्रीन के राइट साइड पे. मिनिमम प्रेशर उसकी हर इस पे है. जैसे आप देखोगे तो पैर कंप्लीटली रेस्ट है, तो इसकी वजह से घुटना रिलैक्स है, घुटना रिलैक्स है, वो पूरी तरह से बैक बैठी है, तो उसके हिप पे भी प्रेशर मिनिमम है. हिप पे प्रेशर मिनिमम है तो शोल्डर भी रिलैक्स लग रहे हैं और गर्दन भी रिलैक्स लग गई. फॉल्टी पोस्चर में क्या होगा? एनी पोजीशन दैट इंक्रीजेस स्ट्रेस ऑन जॉइंट. अब ये वहीं पे ये जो महिला बैठी है, ये आप देखोगे कि इसका बहुत ज्यादा काइफोटिक कर हो चुका है, जिसकी वजह से हिप पे भी प्रेशर है, शोल्डर पे भी प्रेशर है. सो दिस इज कॉल्ड द फॉल्टी. या फिर ये इसी तरह से आप जब गलत बैठते हो या फिर गलत ये बार बार बैठते हो, तो वो पोस्चर आप में डेवलप हो जाता है. एंड दैट पोस्चरल डेवलपमेंट कैन बी द कॉज बिहाइंड द पेन. अब इफेक्ट क्या होगा इस सीटिंग पोस्चर का? देखिए, अगर ये तो आपकी बॉडी, सबसे पहला होगा कि आपका लंग जो है और हार्ट जो है वो कॉम्प्रेस हो जाएंगे, क्योंकि आपकी रिप केज वहां पे क्लोजअप हो जाएगी. और आपका फिर क्या होगा कि ब्रीदिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा. ब्रीदिंग पैटर्न डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा कि लेस ऑक्सीजन आपके ब्रेन को जाएगा. उसमें क्या, दूसरा क्या होगा कि आपकी थाई जो है, जो बेसिकली जो फ्लेक्सर मसल्स है थाई की, यानी क्वाड्रिसेप मसल, वो वीक हो जाएगी. आपकी एब्डोमिनल जो कोर मसल्स है, रेक्टस एब्डोमिनलिस या फिर आपकी क्वाड्रेटस लंबोरम या और भी जो कोर मसल्स सपोर्ट दे रही है, वो सारी वीक हो जाएगी. आपका जो नेक है वो स्ट्रेट हो जाएगा और काइफोटिक कर्व आ जाएगा आपका थोरेसिक में. और उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो लंबर लॉर्डोसिस है वो भी लूज हो जाएगा, और बैक, बैड बैक एंड इनफ्लेक्सिबल स्पाइन. तो फिर जो स्टिफनेस है वो स्टिफनेस बढ़ जाएगा बैक का. और उसकी वजह से क्या है ना, पुअर सर्कुलेशन टू मसल एंड डिजनरेशन ज्यादा चालू हो जाएंगे. ग्लूटियल मसल्स वीक हो जाएगी, क्योंकि ग्लूटियल मसल्स में क्या होता है, जस्ट अ मिनट, सॉरी, क्योंकि ग्लूटियल मसल्स आर टू बी द पावर हाउस ऑफ योर बॉडी. अगर आपको आपकी बॉडी का स्टेमिना बढ़ाना है, एनर्जी बढ़ाना है, तो यू हैव टू वर्क ऑन योर ग्लूट, बिकॉज ग्लूटियल मसल्स आर द पावर हाउस ऑफ योर बॉडी. सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ रॉन्ग सिटिंग पोस्चर. तो पोस्चर का एनालिसिस कैसे करना चाहिए? जैसे कि मैंने पहले बताया, वी आर ऑलरेडी लेट, तो थोड़ा फास्ट जाते हैं कि पोस्चर के एक्रोनियम में उसका बैठा है कि जैसा पी, तो पेल्विस आपका न्यूट्रल होना चाहिए, उसमें वेट डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए. ऑन द होल फुट, जब पैर आप खड़े रह रहे हो तो केवल सामने के यानी सामने के फीट पे ना हो, या फिर पूरा का पूरा एडी पर ना हो. जो जॉइंट्स हो स्टेबल हो, वहां पे किसी जॉइंट्स में इंस्टेबिलिटी ना हो. टाइट एब्डोमिनलिस हो, यानी पेट की जो मसल्स है वो टाइट हो, और रिब जो है वो सीधी हो, और शोल्डर जो हो वो रिट्रैक्टेड हो, ना कि राउंडेड हो, यानी सीधे हो. और ईयर ओवर द शोल्डर, यानी जो कान का पिन्ना है आपका वो एग्जैक्टली ओवर द शोल्डर होना चाहिए. तो पोस्चर इटसेल्फ, द स्पेलिंग इटसेल्फ शोज द हाउ शुड बी अ पोस्चर. देन क्या कर सकते हैं पोस्चर को करेक्ट करने के लिए? इन छोटी छोटी चीजों को, अगर किसी को राउंडेड नेक है या फिर शॉ बैक है, तो आस्क द पेशेंट टू स्टैंड अगेंस्ट द वॉल टू डिस्कवर योर पोस्चर. कैसे आप ये कर सकते हैं? खुद का एनालिसिस भी आप पेशेंट को बोल सकते हो कि दीवार से सट के खड़े हो जाइए, और एक 6 इंच का डिफरेंस रखिए अपने पैरों में दीवार से. एंड देन यू कैन सी कि अगर आपका हेड, बैक, शोल्डर, हेड अगेंस्ट द वॉल, ये अगर आपके इसको टच हो रहा है, तो यू आर मोस्ट प्रोबेबली यू आर हैविंग द गुड पोस्चर. तो गुड पोस्चर कैसे होना चाहिए? स्टैंडिंग के वक्त जो लाइन मैंने आपको कहा था कि आपका कान, आपका एक्रोमियन प्रोसेस जस्ट बिहाइंड द एल्बो,
ये ग्रेटर ट्रोकेंटर जो होता है, उस ग्रेटर ट्रोकेंटर से लाइन पास होनी चाहिए और मीडियल लैटरल मैल्यूलस को जाके ये होनी चाहिए, अटैच होनी चाहिए। तो दिस इज हाउ इसको आप स्केल से कर सकते हो। आजकल बहुत सारे एप्स आ गए हैं, डिजिटल एप्स आ गए, जिससे कि आप पोस्चरल एनालिसिस का पेशेंट को कर सकते हो। इसके बाद में ईयर, जब आप सामने से देख रहे हो, एंटीरियर पार्ट से देख रहे हो, तो ईयर्स की जो हाइट है या ईयर जो है वो इवन होने चाहिए, शोल्डर इवन होने चाहिए और हिप आपका इवन होना चाहिए। दिस इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म। इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, लेकिन ये बेसिक चीज आपको समझना है पोस्चर में। गुड पोस्चर व्हाइल सीटिंग कैसा होना चाहिए कि ईयर आपके लाइन अप विद द शोल्डर होने चाहिए, एल्बो आपके हमेशा 90 डिग्री या उससे ज्यादा फ्लेक्स होने चाहिए, क्योंकि अगर शोल्डर आपके एक्सटेंशन में रहे, शोल्डर पे अगर स्ट्रेस रहा, तो दैट विल आल्सो कॉज द स्ट्रेस ओवर योर अपर ट्रेपेजियस मसल, विच विल कॉज द स्ट्रेस ओवर द नेक। आपकी गर्दन पे फिर वो प्रॉब्लम आ जाएगा। हिप जो है वो 90 डिग्री में होना चाहिए और फिट जो है फ्लैट फुट टिका हुआ होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आदत होती है फुट को क्रॉस करके कुर्सी के पीछे ले जाने की, तो जिसकी वजह से एक्सेस प्रेशर आता है आपकी ग्लूटियल मसल पे, आपके थोरैकोलम्बर फोशिया पे, आपकी हैमस्ट्रिंग पे भी और क्वाड्रिसेप पे भी। तो वी हैव टू आस्क द पेशेंट टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ पोस्चर्स। गुड पोस्चर का बेनिफिट आप पेशेंट को समझाइए कि आपकी मेमोरी और लर्निंग अच्छी हो जाएगी, आपका मूड हमेशा अच्छा रहेगा। ये बॉडी लैंग्वेज में भी सिखाया जाता है। आपकी ब्रीदिंग अच्छी रहेगी, टेस्टोस्टेरॉन लेवल बढ़ेगा क्योंकि ब्रीदिंग अच्छी रहेगी। मेक यू टॉलर एंड स्लिमर, आपको थोड़ा, जो मोटे भी लोग हैं उनको थोड़ा सा पतला महसूस होगा, हाइटेड महसूस होगा। बैक और नेक पेन की जो इंजुरीज है वो कम हो जाएगी, उस पे जो आपका स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा और आपको एक सोसाइटी में एक पावरफुल इमेज आपकी क्रिएट करेगा। देखिए, जो भी, अगर आप एक गुड पोस्चर को देखेंगे तो मैं आपको इसको थोड़ा सा अलग एंगल से बताता हूँ कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या बताइए डब्ल्यूएचओ ने। फिजिकल मेंटल, फिजिकल मेंटल एंड सोशल हेल्थ। तो देखिए, ये तीनों हेल्थ के जो बेनिफिट है, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल, आप केवल गुड पोस्चर से अचीव कर सकते हैं, आपके पेशेंट को अचीव करा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर सोना कैसे है, सोना कैसे। देखिए, एक बार नींद लग गई तो उसके बाद में आप उसका बोल नहीं सकते हो पेशेंट को कि भाई देखो आप ऐसे सोइए या वैसे सोइए, क्योंकि नींद लगने के बाद पता नहीं है पोस्चर कैसा हो जाता है। लेकिन नींद लगने के बाद अगर आप पेशेंट से पूछते हो कि आपकी नींद में आपका पोस्चर नॉर्मली कैसे रहता है, तो उससे आप बहुत सारी उसकी मेंटल हेल्थ भी आप जान सकते हो। जैसे अगर जो पर्सन बेबी पोज में या सारे जॉइंट करीब लेके सोता है, जैसे कि आप ये लेफ्ट साइड में देख रहे हो कि शाय एंड सेंसिटिव द पेशेंट इज शाय, शर्मिला है, सेंसिटिव है, दो दे में प्रेजेंट टफ एक्सटीरियर टू द वर्ल्ड, वो बहुत मजबूत दिखाते हैं बाहर को, लेकिन ही वो शर्मिला और एक इमोशनल पर्सन है, ऐसा समझ सकते हैं। जो कि जनरली 41% लोग आपको सोसाइटी में मिलेंगे। 15% लोग आपको लॉक इस तरह से, यानी जो सीधा सोते हैं, स्ट्रेट सोते हैं। तो ये क्या है ना, सोशल होते हैं, इजी गोइंग होते हैं, बट कैन सीन एज अ ग्लिबल। यानी क्या है ना कि ये लोग सिंपल होते हैं, मान लेते हैं सारी चीजों को, इनके लाइफ में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, या फिर ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करते, जो जैसा मिला उसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं। अगर एक पैर करीब लेके पर्टिकुलरली सोता है पर्सन और हाथ, तो ये पर्सन जो है ना सस्पिशियस होते हैं विथ अ वेरी रैशनल अप्रोच टू द लाइफ। यानी ये क्या है ना कि ये बहुत ज्यादा खुल मिलेंगे नहीं, लेकिन है ना बहुत ज्यादा रैशनल होते हैं, इनको पता होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके बाद में जो लोग एकदम सीधा अटेंशन में सोते हैं, तो वो क्या है ना, क्वाइट एंड रिजर्व, सेट्स हाई स्टैंडर्ड, वो परफेक्शनिस्ट होते हैं। वो लोग ऐसे होते हैं कि जो शांत होते हैं, हर चीज को शांति से लेते हैं और थोड़े से रिजर्व होते हैं, बहुत ज्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं है, अपनी पर्सनल चीजें नहीं बात करते हैं और
थोड़ा सा वो अपने लिए एक हाई स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि नहीं मैं इतना ही करूंगा, ऐसे ही करूंगा, थोड़े फिक्स माइंडेड भी होते हैं। देन जो लोग उल्टा सोते हैं, बहुत बार मेरे पास अभी कुछ दिनों बाद केस आई थी कि सर मैं क्या करूं, मैं सीधा सो ही नहीं पाती हूँ, मेरे हस्बैंड बोलते हैं बैक पेन है तू सीधी सोया कर ऐसी, लेकिन मैं नींद में कैसे भी सोऊं उल्टी ही हो जाती है। तो क्यों होता है, तो उसका मेन रीजन जो होता है वो ब्राश एंड ग्रिगरियस होते हैं एक्सटीरियर, मे इनवर्टली बी नर्वस एंड सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, वो फियर है उनमें, सबसे ज्यादा फियर ऑफ रिजेक्शन मिलता है, फियर ऑफ जजिंग उनमें मिलता है, तो वो खुद को छुपा के रखना चाहते हैं, और जब भी इंसान खुद को छुपा के रखना चाहता है तो वो उसके विपरीत बिहेव करता है। यानी अगर मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मैं बहुत सहमा हुआ हूँ, तो मैं लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा कि नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। तो जब मैं मेरी इनर पर्सनालिटी छुपाने की कोशिश करने वाले ये लोग होते हैं, हो सकता है इनमें कोई डीप ट्रॉमा हो, इनमें कोई सोशल फियर हो, या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, या ये पर्सन कहीं डिप्रेशन में भी हो सकते हैं। तो ये जो है ये दिस काइंड ऑफ पीपल स्लीप, मेनली आपको एथलीट्स ऐसे मिलेंगे कि जो पेट पे सोते हैं। अब ये स्टारफिश वाला पोज जो है ना कि ये एक हाथ कहीं पे, एक हाथ कहीं पे, एक पैर कहीं पे, कैसे भी आड़ा टेढ़ा सोते हैं। जनरली बच्चे ऐसा सोते हैं, तो ये लोग क्या होते हैं, गुड लिसनर्स होते हैं, जो दोस्त आसानी से बना लेते हैं, और लेकिन वो खुद सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनना चाहते हैं। वो बस सब कुछ लेना चाहते हैं लोगों से, एंजॉय करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, बस उनको उनकी मर्जी का जीना है। नॉर्मली आप बच्चों को इस तरह से सोते हुए देखेंगे। तो दिस इज व्हाट द पोस्चर हैज द इम्पैक्ट। देखिए हमने देखा कि सोशल क्या इम्पैक्ट है, पेन में क्या इम्पैक्ट है, यानी फिजिकल क्या इम्पैक्ट है, सोशल क्या इम्पैक्ट है, और इमोशनल इम्पैक्ट भी आपका पोस्चर आपको दिखाता है। अब कुछ टिप्स है, जैसे कि स्मार्टफोन जब आप ये करते तो स्लब ना करें, सीधा देखिए। जब भी आप वर्क कर रहे हैं तो थोड़ा सा चेंज कीजिए, जब भी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो देखिए कि ये जो आपके एल्बो है ये रेस्ट है, ये फर्स्ट इसमें रेस्टेड नहीं है। अगर एल्बो रेस्टेड नहीं है तो सर्वाइकल स्पाइन आपका कभी भी स्ट्रेट नहीं रह पाएगा, वो स्लब हो जाएगा। जो भी लोग अभी वर्क फ्रॉम होम या ये करते हैं तो उनको बोलिए कि आप एक प्रॉपर पोस्चर लीजिए, जैसा कि अगर सोफा पे बैठे हैं तो आपके लैपटॉप के लिए कोई टेबल लीजिए या फिर कोई सपोर्ट लीजिए, और उसका आपका इन सारी चीजों में आप देखोगे कि कोशिश ये करना है कि आपको आपकी गर्दन और कंधे सीधे रखना है। तो अगर आप एंशियंट विजडम को आयुर्वेदा के साथ, यानी आयुर्वेदा का जो एंशियंट विजडम है उसको अगर आप मॉडर्न मैनुअल थेरेपी या टेक्नोलॉजी जैसे कि पोस्चरल एनालिसिस विद डिफरेंट काइंड ऑफ ये अगर करते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट अ बेस्ट रिजल्ट। वी डू हियर एट आयुर्प्रभा स्पाइन केयर, हम ये दोनों चीजें हमारे यहाँ करते हैं। और इससे क्या होगा कि हम एक नया पर्सपेक्टिव डेवलप कर रहे हैं। आप लोगों ने भी ये नया पर्सपेक्टिव डेवलप कीजिए कि पर्सन सेंटर्ड पेन मैनेजमेंट, क्योंकि हर पेशेंट का पेन सेम नहीं होगा, हर पेशेंट की ग्रदरसी साइटिका सेम नहीं होगी, हर पेशेंट का सर्वाइकल पेन सेम नहीं होगा, क्योंकि उसके निदान जो है, उसके जो डायग्नोसिस है, उसका जो रूट कॉज ऑफ दैट पेन है वो बदलते जाएगा। तो इसके लिए एक पर्सन सेंटर्ड पेन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी हमें बनानी है, ये आज की जरूरत है। वरना जो सारे लोग कर रहे हैं वही अगर हम करते रहेंगे तो हमारे पास भी वही रिजल्ट आएंगे जो सारे लोगों को आते हैं। तो जो हमने एक सिस्टम डेवलप की थी, स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन मेथड हम इसे कहते हैं, तो इसमें डायग्नोसिस, पोस्चरल इवोल्यूशन, आयुर्वेद ट्रीटमेंट, ऑस्टियोपैथिक, कायरोप्रैक्टिक, अदर सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स, मसल एनर्जी टेक्निक्स, डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये सारी चीजें आपको आपके आयुर्वेद ट्रीटमेंट में दोनों चीजें आ गई, पंचकर्म क्या करना है, मेडिसिन क्या देना है, ऑस्टियोपैथी में मर्म चिकित्सा जैसी कुछ चीजें आई है, कायरोप्रैक्टिक्स इज अ हाईली प्रोफेशनल एंड स्किल जो कि आपने डेवलप करना चाहिए और सीखना चाहिए प्रॉपर व्यक्ति। मैं आपको सिखाऊंगा भी कि व्हाट इज एक्चुअली कायरोप्रैक्टिक एंड व्हाट अदर्स आर डूइंग। अगेन दिस इज आवर प्रोफार्मा की आयुर्वेद, पंचकर्म, मर्म चिकित्सा, ऑस्टियोपैथिक, कायरोप्रैक्टिक, फ्लेक्शन डिस्ट्रक्शन मेथड, योगा एंड एमईटी। तो इस तरह से हम प्लान करते हैं। अब कुछ
एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि कैसे केवल पोस्चर को एनालिसिस करके, केवल पोस्चर को देख के हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, जबकि उसकी कंडीशन कुछ और ही थी। इस एक्सरे को देखिए, इस एक्सरे में आप ठीक से देखिए कि ये एक्सरे में क्या हुआ है। ये आपको यहाँ पे फिब्यूला फ्रैक्चर दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ओल्ड फ्रैक्चर है, 15 साल पुराना फ्रैक्चर है, और ये कभी यूनाइट ही नहीं हो पाया प्रॉपरली, और पेशेंट को नी पेन है। अब ऑर्थोपेडिक सर्जन का कहना है कि ये इतना पुराना फ्रैक्चर है कि इसको ऑपरेट करने के लिए पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा, एंड देन दे हैव टू रीऑपरेट ऑन नेलिंग एंड प्लेटिंग एंड ऑल दैट थिंग्स। और उससे भी बहुत कुछ फायदा होगा नहीं, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस आप देख सकते हो कि मीडियल साइड में डिस्क स्पेस कम हो चुकी है, और मीडियल साइड में डिस्क स्पेस कम होने की वजह से वहां पे ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन भी पेशेंट को हो रहा है। और इंटरेस्टिंगली पेशेंट को जो पेन है वो मीडियल पार्ट ऑफ द नी में है। तो जब भी ऐसा एक्सरे आप देखो तो देखिए, अगर ये डिजनरेशन है तो दोनों साइड में होना चाहिए था, लेकिन डिजनरेशन दोनों साइड में नहीं हुआ है, केवल मीडियल एस्पेक्ट में हुआ है। इसका मतलब यह है कि पेशेंट का जो फीमर है वो भी अगेंस्ट द हिप जॉइंट रोटेट हुआ है। तो उस रोटेशन की वजह से ये जो 2 डायमेंशनल एक्सरे है, इसमें आपको यहाँ पे जॉइंट स्पेस काफी ज्यादा रिड्यूस लग रही है। अब हम इस पेशेंट को देखते हैं कि हमने क्या किया। वी हैव डन द सिंपल कपिंग टेक्निक, जिससे कि जो मायोफेशिया और जो स्ट्रेस था उस जॉइंट पे वो कम हो गया है। ये देखिए सिंपल, जहां जहां पे पोस्चरल एनालिसिस करने के बाद, दिस इज कॉल्ड द डायनामिक कपिंग। या कप का यूज इस तरह से आपने शायद ही कभी देखा होगा कि जहां पे कपिंग करने के बाद मैं उसे फोर्सफुली निकाल दे रहा हूं। तो व्हाट इट इज डूइंग द मायोफेशियल रिलीज ऑफ द काफ मसल। जो भी गैस्ट्रोनिमस मसल के आजू बाजू में जो मायोफेशिया है जो टाइट हो चुका है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस प्रेशर, वो रिलीज हो रहा है। तो उसके बाद में मैं उसको थोड़ा सा आंचन दे रहा हूँ, थोड़ा ट्रैक्शन दे रहा हूँ, सो दैट जॉइंट स्पेस जो है उसमें थोड़ा हेल्प हो। इसके बाद में ये वी आर गिविंग। पहले क्या तकलीफ थी और पहले कैसा चल रहा है, क्या फर्क लग रहा है? पहले ऐसे चल रहा। जस्ट वन थिंग, क्या आपको वीडियो का आवाज आ रहा है? इफ आई एम प्लेइंग, क्या वीडियो का आवाज आपको आ रहा है? नहीं आ लेट रहे, मी नो। हाँ, नहीं आ रहा है। वीडियो का आवाज यहाँ पर आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। आ रहा है ना? नहीं, अभी यहाँ देखिए हम गेट देखेंगे पेशेंट का, पहले क्या था? डायनेमिक पोस्चर हम कैसा देखेंगे। तो क्या फर्क लग रहा है? अभी देखिए वो बता रहे हैं कि कैसे चल रहे थे पहले वो। पेशेंट एक्सप्लेन कर रहा है कि मैं कैसे चल रहा था पहले और अभी कैसे चल रहा हूँ। ओके, और ये उस पेशेंट का वीडियो टेस्टिमोनियल है तुरंत बाद का। क्या तकलीफ थी आपको? पैर में बहुत ही दर्द था हाँ, और थोड़ा घुटना थोड़ा ये हो गया था मेरा। क्या पेशेंट का आवाज आपको आ रहा है? कम है सर। आ रहा है सर। आ रहा है यार। हाँ, तो नाउ लिसन टू द पेशेंट। सॉरी, तरीका दिख रहा था। क्या तकलीफ थी आपको? पैर में बहुत ही दर्द था हाँ, और थोड़ा घुटना थोड़ा ये हो गया था मेरा। फ्रैक्चर तरीका दिख रहा था, इसमें लाया था, फोटो लाया था तो फ्रैक्चर जैसा दिख रहा था। दिखता था। और आपको फ्रैक्चर तकलीफ भी है, फ्रैक्चर भी है उसमें, लेकिन वो दिख रहा है, लेकिन अब जॉइंट बनने का इसमें नहीं है कोई। और तकलीफ कितने सालों से थी? तकलीफ 2-2.5-3 साल। 2.5-3 साल से थी। और हमने कितनी बार ट्रीटमेंट किया है अभी? 2 ही दिन करा, 2 ही दिन ट्रीटमेंट किया। और अभी आपको कितना फर्क लग रहा है पहले से? 90% फर्क थी। तो 90% उसमें फर्क लग रहा है। और 2 चीजों में, एक
एक जो फर्क होता है वो होता है दर्द में, और एक होता है आपकी हालचाल में। तो दोनों में क्या फर्क लग रहा है? दर्द में कितना फर्क है? हम उसको अगर 10 में से नंबर देंगे तो 8 देती 10 में से 8 ठीक है, 2 अभी थोड़ा बाकी है। और जो चलने में है उसमें कितने नंबर देंगे? 10 में से 9 आपकी मूवमेंट, चलने का जो तरीका है वो अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। अब ये केस है, इसमें देखिए कि हमने जो शॉबैक पोस्चर का ये पेशेंट था, इसको हमने फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग और थर्ड सिटिंग जब हमने इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट की तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पेशेंट का जो पोस्चर है वो करेक्ट हुआ है। और पेशेंट वाज एडवाइज स्पाइनल सर्जरी, लेकिन इसके बाद में पेन और क्लॉडिकेशन एंड नमनेस इतना कम हो चुका है कि पेशेंट को अभी 2 साल हो चुके हैं ठीक होके, लेकिन पेशेंट इज स्टिल गुड। ये उसी पेशेंट का हम पोस्टीरियर व्यू देख रहे हैं कि फर्स्ट सिटिंग के बाद आप देखिए यहाँ पे मिनिमम झुर्रिया दिख रही है, मिनिमम काफी सारा स्ट्रेस दिख रहा है। सेकंड सिटिंग के बाद थोड़ी बहुत झुर्रिया आ गई है और स्ट्रेस कम हुआ है। थर्ड सिटिंग के बाद आप देख सकते हो कि पेशेंट जो है वो कंफर्टेबली खड़ा है। यहाँ पे आप देखोगे कि पेशेंट के पैर थोड़े से इंटरनली आपको रोटेटेड मिलेंगे, यहाँ पे वो थोड़े सही है हुए। और जब लास्ट विजिट में देखोगे तो ये ही इज स्टैंडिंग कंफर्टेबली। ये 80 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसमें आप देख सकते हैं कि दिस इज द स्कोलियोसिस यहाँ पे डेवलप हो चुका है। यहाँ देखिए बिल्कुल भी झुर्रिया नहीं है और पेशेंट के बैक पे कितना सारा स्ट्रेस नजर आ रहा है। ऑलरेडी पेशेंट हाइपरलॉर्डोटिक भी हो चुका था, हाइपरकाइफोटिक भी हो चुका था। पेशेंट्स ट्रीटमेंट आफ्टर 8 डेज हमने पोस्चर करेक्शन किया, प्योर आयुर्वेदा से, कोई मैनुअल थेरेपी नहीं, क्योंकि 85 ईयर ओल्ड पेशेंट था जिसमें बहुत ज्यादा हम पेशेंट को ट्रबल नहीं दे सकते। पूरी झुर्रिया आ गई, बैक स्ट्रेट हो गई है और ये जो सारा आया है ये इट बिकम स्टेबल। तो सर इसमें क्या किया होगा? बोलता हूँ मैडम, मैं जस्ट सी द थिंग्स। और नॉट ओनली हम क्या बोलते हैं उसे, केवल इसमें नहीं, आप रेडियोलॉजिकली भी आप देख सकते हैं कि दिस इज अ 54 ईयर ओल्ड फीमेल, कि जिसमें ये जो हाइपरलॉर्डोटिक कर्व हो गए थे, हॉलो बैक पोस्चर हो गई थी, वो यहाँ पे उनका जो लॉर्डोटिक कर्व है वो कम हो गया है। एंड पेशेंट कम बिकम मोर, जो पेशेंट जो ये है कर्व है, लॉर्डोटिक कर्व जो है लंबर का वो इंप्रूव हुआ है। जो हाइपरलॉर्डोसिस हुआ था दैट हैज बीन रिड्यूस। अब यहाँ देखिए दिस पेशेंट बेसिकली केम टू मी फॉर द नी पेन, लेकिन जब हमने देखा तो यहाँ पे ऊपर की पिक्चर में आप देख सकते हो कि दिस इज द चेंज ऑफ एंगल, यहाँ पोस्चर, बिकॉज ये शॉर्ट लिम था, लॉन्ग लिम था, तो इसको बाद में ट्रीट करने के बाद में देखिए उसी जगह पे ये इट हैज बिकम इक्वल। तो इनको जो ये वीकनेस था अकेलिस टेंडन में, दैट वाज कॉजिंग द नी पेन। जब हमने इनका पोस्चरल एनालिसिस किया, पोस्चर को डिटेल में चेक किया, तो देन वी फाउंड कि यहाँ पे ये लूज है। एंड एज सुन एज वी ट्रीटेड इट, इट बिकम्स लाइक दिस। बहुत बार आपको हिल पेन के पेशेंट में भी ऐसी केसेस मिलेंगी। अब कायरोप्रैक्टिक क्या होता है एक्चुअली, और कायरोप्रैक्टिक जो आजकल बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं, मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मुझे 4-5 दिन में आपके पास आता हूँ, मुझे कायरोप्रैक्टिक सीखना है, आप मुझे कायरोप्रैक्टिक सिखा दीजिए, या फिर केवल केवल हड्डियां चटकाना या हड्डियों को ये करना, ये कायरोप्रैक्टिक नहीं है। ये मेरे मेंटोर है, मेरे जापान के जो हमारा कॉलेज है वहाँ के प्रिंसिपल, और ये है, सो ही इज एक्सप्लेनिंग कि व्हाट इज द करेक्ट वे। तो इसमें देखिए कि क्या कर रहे हैं ये, दिस इज द स्पाइन। ऐसा आप ये कीजिए कि आपका स्पाइन ऐसा ही है, और अगर आप गलत तरीके से कायरोप्रैक्टिक या ऑस्टियोपैथिक करेक्शन करते हैं तो क्या होता है। एंड व्हाट इज द करेक्ट वे, हम इसमें देखते हैं। ये जो है डिस्पल्ट है, दिस इज व्हाट इज द करेक्शन। तो
जो आपको बोल रहे हैं, आजकल बहुत ऐड आ रही है कि आप ये कोर्स कर लो, वो कोर्स कर लो, ये कर लीजिए, तो ऑलवेज रिमेम्बर कि पहले वो खुद कितना समझते हैं उस साइंस को, उसको समझिए। डोंट जस्ट गेट इम्प्रेस्ड। कुछ चीजें मैं आपको टेक होम मैसेज इसलिए देना चाहता हूँ कि ये कुछ चीजें हैं जो पोस्चर करेक्शन के लिए आप आपकी पेशेंट को बोल सकते हैं। एक कैट एंड काउ स्ट्रेच जो होता है, जिसमें आपको पेशेंट को जो लंबर पोर्शन है उसको ऊपर उठाने के लिए बोलना है, और लंबर पोर्शन को ये करने के लिए बोलना है। बहुत सारे लोग काइफोटिक कर्व ही ज्यादा उठाते हैं, तो ऑलरेडी काइफोटिक कर्व बढ़ा हुआ होता है, अगर वो गलत किया तो वो हो जाएगा। और यहाँ पे लेकिन आपको जो लंबर काइफोसिस है या लंबर रीजन, सॉरी, थोरेसिक रीजन है, उसे नीचे सप्रेस करना है और पैरों गर्दन को पूरी तरह से ऊपर करना है। तो ये एक एक्सरसाइज है विच हेल्प्स इन करेक्टिंग द पोस्चर। सेकंड, बर्ड डॉग या डू बोथ साइड्स, ये सुपरमैन भी कहते हैं इसे, कि दोनों साइड से करना है। या तो प्लेन खड़े रहना है, दोनों भी हाथों में और पैरों में, यानी घुटनों में और हाथों में ये स्क्वायर बनना चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए, आगे या पीछे नहीं होना चाहिए। एंड देन यू हैव टू लिफ्ट द, फॉर एग्जांपल इफ यू आर लिफ्टिंग द राइट हैंड, तो लेफ्ट लेग यानी वाइस वर्सा आपको ये करना है। इस पोजीशन में आपको पेशेंट को स्टेडी रखना है 10 से 15 सेकंड। पेशेंट को बोलिए ये घर पे रोज कीजिए। इट बैलेंसेस योर स्पाइन, इट बैलेंसेस योर मसल, इट बैलेंसेस योर शोल्डर्स। तो दिस इज द सेकंड एक्सरसाइज जो आपने हर पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना चाहिए, चाहे वो किसी भी कंडीशन में आपके पास आए, यानी पेन के लिए आए, पेट के लिए आए, स्किन के लिए आए, किसी भी चीज के लिए आए, आपको ये चीजें उनको बोलना है। नी फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस, कि घुटने पे इस तरह से बैठना है और हिप को आगे की तरफ पुश करना है और उसको पुश करके प्ले करना है। तो जिससे क्या होता है कि जो मोस्ट कॉमन रीजन है लो बैक पेन का, थोरैकोलम्बर फेशिया टाइट होना, या फिर L5S1 जो कि मोस्ट कॉमन साइट है डिस्क बल्ज की, उसके लिए इसमें हेल्प होगा। देन हाफ स्क्वाट्स करने के लिए पेशेंट को बोलना है, और स्क्वाट के साथ साथ हाथ स्ट्रेट रखना है। ये क्या करेगा, बैलेंस बढ़ाएगा, कोऑर्डिनेशन बढ़ाएगा, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बॉडी का बढ़ाएगा। ये एक्सरसाइज दिखने में सिंपल लग रही है, बट ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी बॉडी को बैलेंस करने के लिए, स्पाइन को बैलेंस करने के लिए और मेंटल बैलेंस के लिए भी। देन जिसे हम ताड़ासन या मकरासन या नौकासन भी बोलते हैं, वो नौकासन भी आपने इस तरह करना चाहिए कि पेट के बल पेशेंट को सुला के दोनों भी पैर और हाथ दोनों को भी स्ट्रेच करना है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि पूरी बॉडी में एक स्ट्रेच आएगा, पूरी बॉडी में एक प्रकार से मसल्स को रिलैक्सेशन और फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। देन मकरासन, ये आप सब लोग बोलते ही है, लेकिन सिर्फ पोस्टीरियर डिस्क बेल्ट में इसको नहीं करना है, बाकी आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से पूरी बॉडी, क्योंकि हम दिन भर आगे झुकते हैं या आगे काम करते हैं, तो हमारे जो एंटीरियर पोर्शन के जो मसल्स होते हैं वो वीक होते हैं, उनमें स्ट्रेच कम होता है। जबकि जो बैक मसल है उसमें खिंचाव ज्यादा रहता है, क्योंकि हम आगे की तरफ झुक के काम करते हैं ज्यादातर। तो इसलिए ये जो रिवर्स पोज अगर आप करते हो, कोबरा पोज भी कहते हैं, मकरासन भी कहते हैं, जो भी है, आप इसको इस पोज को अगर करते हो तो आपकी दोनों एंटीरियर और पोस्टीरियर मसल जो है दे विल बी बैलेंस। सो कंक्लूजन करते हुए, बैड पोस्चर आपकी हेल्थ खराब करेगा, आपकी फीलिंग जो है, आपका इमोशनल, आपका मूड खराब करेगा, आपका कम्युनिकेशन में वो ताकत नहीं रहेगी और आप थके हुए दिखोगे। गुड पोस्चर में आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगी, आप बढ़िया फील करोगे, आपका कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंस आएगा और आप लोगों के सामने स्ट्रांग और पॉजिटिव दिखाओगे। तो केवल पोस्चर चेंज करने का ये है। और एक क्या बोलते हैं उसको, सरप्राइजिंग फैक्ट मैं बोलता हूं कि पोस्चर इज द नंबर वन रीजन फॉर डॉक्टर्स विजिट एंड मिस्ड वर्क डेज आफ्टर द कॉमन कोल्ड। सर्दी खांसी के बाद पोस्चरल पेन या पोस्चरल रॉन्ग पोस्चर से उभरे हुए बीमारियां ही सबसे बड़ा कारण है डॉक्टर्स के पास पेशेंट को आने के लिए। तो करेक्ट पोस्चर आप ये कीजिए, ढूंढिए कि आप किस पोस्चर में है और उसको करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।
This is our team of sports. These all are international national athletes which are being treated at Ayurprabha. सो थैंक यू वेरी मच. जैसे कि हेडा सर ने शुरुआत में कहा था कि काफी हमारा फर्स्ट बैच 2025 जनवरी 2025 में हुआ था, जबकि वो 24 में स्टार्ट हुआ था और 24 में खत्म हुआ था मास्टर क्लास इन आयुर्वेदिक ऑर्थोपेडिक्स में. दैट मास्टर क्लास इन आयुर्वेदिक ऑर्थोपेडिक्स बहुत दिनों से बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की, मुझे पर्सनली भी काफी सारे लोगों के डीएम्स आए, काफी सारे लोगों के मैसेज व्हाट्सएप मैसेजेस भी आए कि सर कोर्स के बारे में क्या है. तो कुछ पर्सनल चीज़ों की वजह से हम लॉन्च नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं आपको दे पाऊँ तो आई शुड गिव यू द बेस्ट. केवल वो कोर्स जो है वो केवल आप आओ उसको सीखो और फिर मेरी जिम्मेदारी खत्म, इस मानसिकता के साथ मैं नहीं ये करना चाहता. आई वॉन्ट यू पीपल टू प्रैक्टिस, आई वॉन्ट यू पीपल टू एक्सेल इन दिस फील्ड. तो इसके लिए हम जल्द ही माइट भी सितंबर फर्स्ट वीक में हम इस कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं. IIS एंड अर्वाचीन आयुर्वेद गुरुकुल मास्टरी सर्टिफिकेट इन आयुर्वेद ऑर्थोपेडिक्स 4 मंथ क्लिनिकल सर्टिफिकेट रहेगा. और हमने इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए हैं. ऑनलाइन तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ साथ आपको क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए भी मौका दिया जाएगा. मेरे साथ आके यहाँ पे प्रैक्टिस करने का भी मौका मिलेगा. केस बेस्ड लर्निंग भी हम यहाँ पे करेंगे, डाउट्स भी क्लियर करेंगे. इसके साथ साथ जो बैकएंड सपोर्ट आपको चाहिए वो बैकएंड सपोर्ट भी हम देंगे, कि अगर आपको क्लिनिक सेट करना है किस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए, किस तरह आपका एटीट्यूड होना चाहिए. सो एम्पावर योर प्रैक्टिस टू रिलीव पेन एंड ट्रांसफॉर्म लाइव्स. इसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं. यू कैन कॉन्टेक्ट डॉक्टर मंजूषा मैडम, डॉक्टर ललित सर. ललित सर ने अपना नंबर ऑलरेडी चैट बॉक्स में डाल के रखा है, तो मोर डिटेल्स के लिए ये आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं. मोस्ट प्रोबेबली वी आर कमिंग विद दिस कोर्स इन सितंबर फर्स्ट वीक, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें आयुर्वेदा के बारे में, मॉडर्न डायग्नोसिस के बारे में, इंटीग्रेटिव केयर कैसा किया जाए, क्लिनिकल एक्सेलेंस कैसे पाई जाए, पंचकर्म में क्या क्या करने चाहिए, क्या प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, मर्म चिकित्सा, अग्निकर्म, बंध चिकित्सा, रिहैब, पेन मैनेजमेंट. इसके अलावा बहुत सारी मोडेलिटीज है, जैसे ड्राई निडलिंग है, कपिंग है, टेपिंग है, ISTM है. इन सारी चीजों को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. मेरा पूरा 15 साल का जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. अगर आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, इस कोर्स को अटेंड करना चाहते हो, तो यू कैन कॉन्टेक्ट डॉक्टर ललित सर, डॉक्टर मंजूषा मैडम. और अभी भी अगर आपको ये है तो आई विल शेयर द कंप्लीट सिलेबस. लेट मी शेयर वन मोर थिंग. अरे एक प्रश्न होता. एकच मिनिट मॅडम, जस्ट लेट मी फिनिश. आई विल कम टू क्वेश्चन आंसर सेक्शन. हाँ, तब तक के आप पूछ सकते हैं, बोलिए. देखिए, सो ये कोर्स रहने वाला है. इसमें सारे प्रोटोकॉल्स जो है प्रोटोकॉल बेस्ड लर्निंग होगा. तो 100% ऑनलाइन लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलेंगे. थेरी, प्रैक्टिकल वीडियोस, क्लिनिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी आप यहाँ पे कर दिखाऊंगा मैं. और उसके साथ साथ बाकी मोडेलिटीज भी हम करेंगे. दिस इज मी डॉक्टर स्वप्निल गावंडे, विल बी योर मेंटर. इसके साथ हम कुछ और लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे. दिस विल बी द कंप्लीट आउटलाइन. बहुत लोगों ने मुझे एनाटॉमी के लिए भी बता बोला था, दैट इज आल्सो फंक्शनल एनाटॉमी हम इसमें कवर करेंगे, नॉट द थेरोटिकल एनाटॉमी. तो देखिए, जो फर्स्ट मॉड्यूल है फंक्शंस, फाउंडेशन ऑफ आयुर्वेदा ऑर्थोपेडिक्स, जिसमें हम अस्थि, संधि, स्नायु, धातु और इसका सरफेस एनाटॉमी और बोनी लैंडमार्क के साथ देखेंगे. फंक्शनल
musculoskeletal anatomy and biomechanics, clinical diagnosis, orthopedic special tests, radiological diagnostic, आयुर्वेद मैनेजमेंट, मस्कुलो पंचकर्म इन ऑर्थोपेडिक, नर्व चिकित्सा, अग्निकर्म, वेदन कर्म, जिसमें हम वेदन कर्म के साथ साथ ड्राई नीडलिंग और ये भी सीखेंगे। पीडीएफ होने की वजह से रेडियोलॉजी में कैसे देखना चाहिए कि एक्सरे इंटरप्रेट कैसे करना चाहिए हमने खुद से, उसके बारे में भी हम देखेंगे। जो स्पेशल एमआरआई टर्मिनोलॉजी है जिसमें कॉमन पैथोलॉजीज है जो बहुत बार हम इग्नोर कर देते हैं या समझ में नहीं आता है, तो वो केस हम कैसे रीड कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। बंद चिकित्सा, इसमें बैंडेजिंग के साथ साथ मस्कुलर स्केलेटल सपोर्ट के लिए मॉडर्न टिपिंग कैसी की जाए, क्लासिकल आयुर्वेद बंधक के साथ साथ मॉडर्न टिपिंग डिफरेंट टाइप्स की कैसी की जाए। स्पाइन डिसऑर्डर्स हम सर्वाइकल सारी स्पाइन डिसऑर्डर्स करीब करेंगे। शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, हैंड डिसऑर्डर्स अलग अलग से सीखेंगे। हिप, नी, एंकल एंड फुट डिसऑर्डर्स, भग्न चिकित्सा, जिसमें हम कौन सी ऐसी भग्न चिकित्सा है जो हम क्लिनिकल लेवल पे ये कर सकते हैं। इंटीग्रेटिव पेन मैनेजमेंट में हम सीखेंगे एमएफआर, ड्राई निडलिंग, कपिंग, आईएसटीएम, एमईटी, ऑस्टियोपैथिक आर्टिकुलेशन प्रिंसिपल्स, इंडिकेशन एंड सेफ्टी। मस्कुलोस्केलेटल रिहेबिलिटेशन भी हम सीखेंगे और इसी के साथ साथ क्लिनिकल इन सारी चीजों को हम प्रोटोकॉल बेस्ड क्लिनिक में कैसे सेट कर सकते हैं वो हम ये करेंगे। स्पेशल डाउट क्लियरिंग सेशन भी हम उसमें रखेंगे। तो ये एक कोर्स का आउटलाइन जो कि बहुत दिनों से बहुत लोग बोल रहे थे, पिछले 1-2 लेक्चर में मैंने भी कहा था कि काफी लोगों ने मुझे पूछा है कि वी आर डिजाइनिंग, सो हियर इज द आउटलाइन। मोस्ट प्रोबेबली सितंबर फर्स्ट वीक में हम शुरू करेंगे। टाइम और ये सारी चीजें जो है मैडम डिस्कस करके ही होगा कि लेक्चर्स हम देख रहे हैं कि वीकली 2 या 3 लेक्चर्स हो। 16 वीक का प्रोग्राम है, इसमें हम मैक्सिमम चीजें कवर करेंगे। इसमें कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियोज रहेंगे, कुछ लाइव रिकॉर्डेड वीडियोज रहेंगे। प्री रिकॉर्डेड इसलिए कि जैसे कि मोडेलिटीज आपको दिखाना है तो वो लाइव पेशेंट्स पे करना कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है, तो हमने कुछ केसेस, इंटरेस्टिंग केसेस और ये सारी आपके लिए बना के रखी है। ओके मैम, somebody was asking the question. मॅडम कोणते प्रश्न विचारणार होता मॅडम? गुड मॉर्निंग सर. तुमचे सेशन्स फार इन्फॉर्मेटिव्ह असतात. थँक्यू सो मच. थँक्यू मॅम. एक 12 वर्षाची मुलगी आहे जिला सध्या मेन्सेस स्टार्ट झालेत आणि स्कोलिओसिस आहे. मग स्कॅनोग्राम केल्यावर कॉब्स अँगल 24 डिग्रीज आलेला आहे. तर अशा वयामध्ये म्हणजे क्रायोप्रॅक्टिसचा फरक पडतो का सर? नाही मॅडम, नाही ना. कायरोप्रॅक्टिक इज नॉट इंडिकेटेड इन स्कोलिओसिस, कारण की तिला स्कोलिओसिस कुठल्या प्रकारचा आहे आधी हे समजून घेणं आवश्यक आहे. डेव्हलपमेंटल स्कोलिओसिस आहे की तसा काही पेन किंवा काही नाहीये सर. पेन स्केटिंग आणि नसतोच मॅडम, पेन नाही. नसतोच. सगळे रुटीन व्यवस्थित आहेत. प्रॉब्लेम पण काहीच तिला नाही. जर डेव्हलपमेंटल स्कोलिओसिस असेल, कंजेनायटल स्कोलिओसिस असेल तर नाही, बोनी continuous एज पण व्यवस्थित आहे. स्कॅनोग्राम मध्ये तेही म्हणजे काय? रिस्क बोनी एज पण व्यवस्थित आहे. 11 ते 15 तर वयात. मी ते नाही विचारलं बोनी हं. एजचा विषय. मी हा. तुम्हाला सांगितलं कंजेनायटल अनॉमली असू शकते ती, और हेरिडिटरी देअर इज जर स्कोलिओसिस डेव्हलप झालेला आहे तर देअर इज ओके. डेफिनेटली समथिंग रॉंग, हा हा. बिकॉज स्कोलिओसिस इज नॉट अ नॅचरल फिनॉमिना. बरोबर. बरोबर सर. तर मग क्रायोप्रॅक्टिस त्याच्यासाठी त्याचा कंटिन्यू कायरोप्रॅक्टिक हॅज नो रोल इन इट. मग थोडंसं तुम्ही बेटर जे वाटेल, थोडंसं बेटर वाटेल, थोडं ठीक होईल. डेव्हलपमेंटल जर स्कोलिओसिस आहे तर तो वाढत जाईल. फर्स्ट थिंग, बिकॉज तिचं अजून ऑस्टोब्लास्टोसिस पूर्ण झालेलं नाहीये जर 12 वर्षाची आहे तर. बरोबर सर. हा. तर बोन्स अजून वाढणार आहेत. मग सो तुम्ही हा. कंटिन्युअस एक्झरसाइजेस, हँगिंग एक्झरसाइजेस, बाकीच्या चांगल्या फिजिओथेरपिस्ट कडून तिला कंटिन्युअस एक्झरसाइजेस जर ठेवल्या तर जो अँगल आहे तो अँगल
मेंटेन करण्यात मदत होईल आणि तो स्कोलिओसिस पुढे वाढू नये यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. मस्क्युलर स्ट्रेंथ आणि ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत, बिकॉज तो जेनेटिक फॅक्टर आहे. एक लक्षात घ्या, जर एखाद्या माणसाला बरोबर 6 बोटं आहेत तर कुठल्या ट्रीटमेंटने तो 7वं बोट म्हणजे 6वं बोट आपण हे करू शकतो? सर्जिकल इंटरव्हेन्शनच त्याच्यात करावं लागेल. इजंट इट? बरोबर हा तर इट डिपेंड्स की तो स्कोलिओसिस कुठल्या टाईपचा आहे अँड वी हॅव टू फॉलो दॅट पॅटर्न. मग तुम्ही जे आज कायरोप्रॅक्टिकने आसन सांगितलात हा बोला सर. कायरोप्रॅक्टिकने बिघडलेली गोष्ट बिघडलेलं दुरुस्त करता येऊ शकतं. कायरोप्रैक्टिक से क्या होगा ना कि जो स्कोलियोटिक पेशेंट है या जो बाद में हुआ है, आफ्टर किसी ट्रॉमा की वजह से हुआ है या किसी और कारण की वजह से अगर डिस्क बल्ज हुआ है या फिर लिस्थेसिस हुआ है, तो वो हम कायरोप्रैक्टिक से करेक्ट कर सकते हैं. लेकिन इट इज अ डेवलपमेंटल, इट इज अ हेरिडिटरी थिंग. ओके सर. Are you getting? So हो how can you correct if somebody's complexion is dark? How will you correct it white? Might be you can use some cosmetic, you can use some camouflagic treatment, but it will be temporary. वो टेम्पररी ही रहेगा. इसी तरह स्कोलियोसिस भी आप अगर कायरोप्रैक्टिक या किसी से कराते भी हो तो थोड़ी देर तक ठीक रहेगा, वापिस वैसे ही हो जाएगा. ओके सर. मग Someone, सतत एक्सरसाइज जरुरीच आहे. yes, yes, कंटिन्यू. lifestyle modification and continuous exercise support can help. वो एंगल वो पूरी तरह से ठीक नहीं करेगा, लेकिन वो एंगल बढ़ने से या फर्दर फ्यूचर सर्जरी से बचा सकता है. अगर कोई आपको बोलता है कि मैं कायरोप्रैक्टिक से स्कोलियोसिस ठीक कर दूंगा, तो पहले उसको स्कोलियोसिस का स्पेलिंग पूछिए. ओके सर. यू गॉट टू नो माय पॉइंट कि यस यस. थैंक यू सो उसको मच. स्कोलियोसिस कितना समझता है. सर थैंक यू एक सो मच. पेशेंट यस, हिल छोड़ देने पर अगर जरूरी हो तो प्लीज रिप्लाई. यस मैम. स्नेहलता मैडम, आपको पहले तो पेशेंट का हील्स छुड़वाना पड़ेगा, देन यू हैव टू टेल द एक्सरसाइजेस. कुछ एक्सरसाइजेस जो मैंने अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट की वैसी एक्सरसाइजेस बताइए. क्योंकि क्या है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो पोस्चर रॉन्ग होता है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द बोनी पार्ट, इट इज बिकॉज ऑफ द मस्कुलर पार्ट. And muscular part can be restructured with the help of exercises and with this type of structures. You can say that yoga and all that things. Vaidya Krishna Kurapati sir, total lectures and hours. So first of all, I don't count the lectures. If I am telling you I will going to demonstrate you about the knee joint pain, it doesn't matter for me that how many lectures or how many hours it takes. The important part for me is that how you should understand, what should the basic things I should deliver. Might be it take 1 hour, might be it take 10 hours. So if you are counting the thing on the that how many lectures will be there, how many hours will be there, then it will be very easy. This today's lecture I am being speaking continuously since 1 hour 20 minutes. If I have been the person who is counting for the minutes, I should have winded up this section at 9:45, which is a standard time, 9 to 9:45. I should have winded it at 9:45. So I cannot commit that there will be, because in the last course I have committed that it will be a 6-month course and I am going to conduct 3 lectures per day, so approximately 12 lectures in a month and 72 lectures. But I have delivered more than 70, more than, no, I think that there were the 60 lectures we have trained, but I have delivered more than 85 lectures. So it doesn't matter. Because this is not a, I am very clear that this is not a, what you can say, the academic program. This is the actually clinical program to enhance your clinical skills, to enhance the clinical expertise.
सर ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए ही होगा कि मतलब नॉन Yes, डॉक्टर्स yes, की तरह? yes. No, ma'am. I don't entertain any non-medical. पिछले कोर्स में हमारे सर एक गलती से जिनको एडमिशन हुआ था, we have refund the, just a minute. Okay, sorry. So we are not going, and most probably we are going to, not probably, we are only giving admissions to the BAMS students. If somebody is here who is not having a degree of BAMS or any other faculty, he or she can leave. Sorry. सर एक प्रश्न एक क्वेश्चन था, पूछ सकती हूँ कि हाँ पूछिए ना, पूछिए ना। एक पेशेंट है 41 इयर्स ओल्ड फीमेल, 16 ईयर से उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है कि वो कंप्यूटर पर 8 to 10 घंटे दिन में काम करते हैं। अभी सब स्पाइनल सर्वाइकल ये सब रिजिडिटी हुई है और वीकनेस भी बहुत है, मतलब एरिया में वो कुछ फिजिकल भी करते हैं हम, या स्नेहान स्वेदन वगैरह, तो उनको होता नहीं, मतलब पेन ज्यादा होता है। अभी माउस का वगैरह यूज नहीं करते तो वो पेन नहीं होता, लेकिन ये फिजिकल भी कुछ हम क्या नहीं कर यूज नहीं सकते। करते हैं? हाँ? आप बोल रहे थे कि जब स्नेहन स्वेदन करते हैं तो उनका पेन बढ़ जाता है। मतलब स्नेहन के लिए उनको मतलब वो प्रेशर थोड़ा भी सहन नहीं होता उनको, और स्पर्शासहत्व है, बाद ऐसा में आपका कहना है? हाँ स्पर्शसहत्व ज्यादा है, तो वो भी ज्यादा नहीं कर पाते, और किया तो भी उसके बाद भी इतना रिलीफ नहीं मिल रहा है क्योंकि वो रिजिडिटी बहुत ज्यादा है। तो उनके लिए क्या सोचना चाहिए? ना मैं हमेशा कहता हूँ कि समधातु समाग्नि सममल क्रिया, इसको अगर आप फॉलो करो तो आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक चीज बताई कि स्पर्शासहत्व है। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर सुने होंगे तो मैंने बहुत बार ये बात रिपीट की है कि अगर पेशेंट को स्पर्शासहत्व है, इसका मतलब वहां पे आमज संप्राप्ति है। फर्स्ट थिंग। अगर वहां पे रिजिडिटी है ऐसा आप बोल रहे हो, तो रिजिडिटी का मतलब रुक्षता नहीं होता है। आप पहले आपको ये डायग्नोसिस करना पड़ेगा कि पेशेंट में रुक्षता है क्या, या पिच्चिलता है, जिसकी वजह से, अगर पिच्चिलता है, पिच्चिलता का मतलब स्निग्धता नहीं होगा अगेन, तो आपको उसको कोई भी ये नहीं करना है। फर्स्ट थिंग कि स्नेहन स्वेदन आप मत कीजिए, कोई भी स्नेह द्रव्य का प्रयोग मत कीजिए। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, पेशेंट का सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, पेशेंट का ऑल ओवर ठीक है, तो स्नेहन स्वेदन से जो भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी वो टेम्पररी बढ़ने वाली है, वो परमानेंटली नहीं बढ़ने वाली। परमानेंटली बढ़ेगी आपकी एक्सरसाइज से, करेक्ट पोस्चर से, करेक्ट एक्टिविटीज से। क्योंकि आप स्नेहन स्वेदन दे रहे हो, थोड़ी देर के लिए रिलैक्सेशन फील भी हो जाए तो बाद में क्या। लोग एक्सरसाइज के बारे में भी ऐसा ही बोलते हैं कि सर मैं रोज 2 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ। हाँ, आप रोज 2 घंटे जाके जिम में एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उसके बाद में आप 12 घंटे जाके ऑफिस में बैठ जाते हो। तो अगर आपका पोस्चर 2 घंटे दिन में सही है और 12 घंटे गलत है, तो क्या फर्क, यानी किसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा आपको लगता है, उन 12 घंटे गलत पोस्चर का या 2 घंटे एक्सरसाइज का? 12 घंटे गलत पोस्चर का। डेफिनेटली। तो वो 2 घंटे की एक्सरसाइज कोई वैल्यू नहीं रखेगी। आपको पोस्चर दिन भर ठीक रखना है, आपको एक्टिविटी दिन हाँ भर सर। ठीक रखना है। केवल 1 घंटा 2 घंटे करके कोई नहीं होगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आमर्य संप्राप्ति आपके पेशेंट में मुझे लग रही है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उनके कुछ बेसिक टेस्ट कराइए, जो मैंने बताया कि विटामिन D3, B12 और मैग्नीशियम लेवल, ये कम होने की वजह से भी पेशेंट में फटीग रहता है। कोलेस्ट्रॉल, शुगर, अगर ट्राइग्लिसराइड्स हाई है तो दे आर ऑल्सो अफेक्टिंग योर मस्कुलर स्ट्रेंथ। हाँ सर। गॉट इट? मैग्नीशियम नहीं किया है, D3 किया है, वो थोड़ा कम है, इसके लिए मेडिसिन दिए थे। बी कोलेस्ट्रॉल भी नहीं ट्वेल्व किया है वो। B12 मैग्नीशियम इज नेसेसरी। और हो सकता है कि ये सारा नॉर्मल हो, फिर भी पेशेंट को तकलीफ तो है ही। हाँ। तो अगर पेशेंट को तकलीफ है तो आपने वहां पे रुक्ष श्वेत देना चाहिए, आपने आम वातरी रस या फिर
चित्रक, लघु सूतशेखर जैसे कुछ द्रव्य आपने यूज करना चाहिए जो कि आम पाचक हो, हाँ हाँ या स्टिफनेस ही आपको कम करना है। ऐसा अलग अलग तो होगा नहीं, अगर वहां पे आम संप्राप्ति है तो जब तक आम कम होगा नहीं वो स्टिफनेस और बाकी चीजें कम नहीं होगी। हाँ हाँ सर। पत्र पोटली पिंड से कीजिए उनको अगर बेटर वे है तो, या फिर वालुका पोटली स्वेद कीजिए। हाँ। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? थैंक यू सर, थैंक यू। सर वो पोस्चर करेक्शन वाली एक्सरसाइज कब तक करनी होगी कि कितने दिन में ठीक हो जाएगा ऐसे? ऐसे नहीं है मैडम, खाना कितने दिन खाना है? नहीं। देखिए, नहीं, दिस इज द आंसर मैम, व्हाट यू हैव टू गिव टू द पेशेंट। जब तक आपको जिंदा रहना है आपको खाना खाना पड़ेगा, इजंट इट? तो जब तक आपको लगता है कि मुझे कोई मस्कुलोस्केलेटल पेन ना हो, जब तक मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस या कोई डिफॉर्मिटी मुझे ना हो, तो इट इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट शुड बी इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो कब तक करना है, दिस मेक्स नो सेंस। जब ओके, तक मतलब आपको ये लगता है कि हेल्दी पीठ में दर्द होती चाहिए तब तक करते रहिए बोलना। जिस दिन आपको लगेगा कि डॉक्टर स्नेहलता को दिखाना है और उनसे ट्रीटमेंट लेनी है, उस दिन बंद कर दीजिए। नहीं नहीं, मुझे खुद के लिए था सर, इसलिए मैंने पूछा नहीं तो कि यू आर ऑल्सो मतलब अ वो पेशेंट आउट ऑफ अ शायद डॉक्टर। अपनी, हाँ अपने लिए ही मतलब। तो आपके लिए भी उतना ही सही है जितना पेशेंट के लिए है। ओके। कि अगर आपको आपका पोस्चर करेक्ट रखना है तो ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। मतलब ऐसा होता है ना कि अब ठीक हो गया मेरा पोस्चर। तो वापस बिगड़ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं ओके। कि सही हो जाएगा तो वापस बिगड़ेगा नहीं। अच्छा अच्छा। एनी अदर क्वेश्चंस, और शुड वी वाइंड अप? तो सर अगर हील्स पहनना जरूरी है तो एक्चुअली देखिए मैडम, जरूरी कुछ नहीं होता है। अगर आपको कोई चीज करना ही है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे फुटबॉल खेलना ही है और मुझे फास्ट दौड़ना ही है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपल क्वेश्चन, सिंपल लॉजिक। अगर मुझे फुटबॉल खेलना है और मुझे दौड़ना ही है, मेरे लो बैक पेन में है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अगर लो बैक पेन है, एक मिनट डॉक्टर कीर्ति रानी मैम, आई एम गिविंग गिव योर आंसर। क्या करना पड़ेगा? कमर में दर्द है तो कैसे खेलेंगे सर? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आई एम अ प्रोफेशनल फुटबॉलर, अगर कल मेसी बोल दे कि मेरे कमर में दर्द है, तो क्या वो फुटबॉल खेलना छोड़ देगा? नहीं तो। फिटनेस तो होती रहती है, पेन होते रहता है। द सिंपलेस्ट थिंग कि अगर आपका कोई बॉडी पार्ट कमजोर है तो उसे स्ट्रांग बनाइए। अब अगर आपको हील पहनना कंपलसरी लगता है या कोई मजबूरी है या जो भी चीज है, तो आपको आपका बैक मोर स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो ये तो बेसिक एक्सरसाइजेस मैंने बताई। फिर आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आपको आपकी कमर, आपके हैमस्ट्रिंग, आपके घुटने इतने स्ट्रांग बनाने पड़ेंगे कि वो हील पहन के भी उन पे कोई फर्क ना पड़े। इट इज एज सिंपल एज दैट। मेरी बात ओके। समझ में आई आपको? नहीं, पूरी नहीं। दूसरी तरह, अगर मुझे 100 किलो का वजन उठाना है और मेरी ताकत हम्म, इतनी आज नहीं है, और 100 किलो का वजन उठाना मेरी मजबूरी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरी बॉडी को इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि मैं 100 किलो का हाँ। पत्थर उठा पाऊँ। हम्म। क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरी करंट ताकत 50 किलो की है और मैं अभी उठाना चाहिए, वो हम्म। नहीं होगा। तो उसके लिए आपको मोर एक्सरसाइजेस करना पड़ेगा। कि चलिए ठीक है, आप अगर 4 घंटे 5 घंटे के लिए हील्स पहन रही है, तो हील्स पहनने के हाँ। बाद आपके लोअर बैक पे प्रेशर आएगा, तो लोअर बैक आपको इतनी स्ट्रांग बनानी पड़ेगी कि 4 घंटे हील पहनने के बाद भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, फर्क कुछ नहीं पड़ता है, पर बस अभी आपने बताया तो मुझे लगा कि अच्छा इसकी वजह से क्या कहते हैं थोड़ा सा टमी आगे बल्ज हो रहा है, इसलिए मेरा ध्यान वो गया तो होगा ही, कि वो तो होगा ही। इट इज गोइंग टू हैपन। क्योंकि जब आप हील्स पहनते हो तो आपका एंटेरियर पेल्विक टिल्ट होता है, आपका जो लंबर लॉर्डोसिस है वो बढ़ जाता है, और ये होने ही वाला है।
अगर तो मैं आगे चल के ऐसे पेन भी हो सकता है, अभी नहीं है तो। ऐसा अगर मैं ऐसा टेढ़ा बैठूंगा तो मेरे मसल इम्बैलेंस होना ही होना है। ओके ओके। आप पानी में रह के यानी आपको अगर स्विमिंग करना है तो गीला होना ही पड़ेगा। हाँ। वैसे ही अगर आप हील पहनना आपकी मजबूरी है तो उसको प्रोफेशनल हजार्ड आपको होगा ही होगा। ओके। हाँ, कम हो इसके लिए आप उसकी एक्सरसाइज कीजिए। नाउ डॉक्टर कीर्ति मैडम, स्कोलियोसिस किस टाइप का है? क्या वो एक्वायर्ड है? क्योंकि बहुत बार ना लेग लेंथ कम होने की वजह से भी, मैं कभी उस केस को भी दिखाऊंगा जिसमें पेशेंट को नॉक नी थी, नॉक नी के उन्होंने सर्जरी कराई, नॉक नी के बाद सर्जरी कराने के बाद क्या हुआ ना, उसका लिम लेंथ चेंज हो गया। लिम लेंथ चेंज हो गया तो उसको स्कोलियोटिक कर्व आ गया। तो बाद में हमने क्या किया, उसका फुटवेयर करेक्शन किया। फुटवेयर करेक्शन करने के बाद जो लिम लेंथ कम हुई थी उसमें अगर हमने थोड़ा सा एडिशनल पैडिंग उसके फुट में डाल दिया तो स्कोलियोसिस करेक्ट हो गया। सो इट डिपेंड्स कि स्कोलियोसिस किस टाइप का है। कंटिन्यूअस एक्सरसाइजेस, कंटिन्यूअस प्रेशर से आप उसको मेंटेन कर सकते हो। आप कहाँ से है डॉक्टर कीर्ति मैम? सर गुड मॉर्निंग सर, मैं कर्नाटका से हूँ सर। कर्नाटका फ्रॉम वेयर? कोप्पल डिस्ट्रिक्ट सर, हाँ, बेलगांव। कोप्पल डिस्ट्रिक्ट सर, कोप्पल डिस्ट्रिक्ट। Koppal district, Belgaum. How far is Kalburgi from you? वेरी फास्ट सर। Very far. Okay. आर यू? हेलो सर। Yeah, let me know. बोलिए बोलिए मैम। Some 8 hours sir, it will take 8 hours. It will take 8 hours. Which is the nearest big city? Bangalore, Hubli sir, Hubballi is nearest, Hubli three is and a near. half hours. Hubli, Hospet, Bangalore. Okay, Bangalore, you can find a good physiotherapist who can help you with the best exercises. Go get understand the exercises according to his age and thing, and you can then you can apply it. सर मैंने ऑर्थोपेडिक पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिशियन से कंसल्ट करवाया है सर। उन्होंने बोला कि कर्वेचर अभी 30 डिग्री से कम है, तो अभी सर्जरी रिक्वायर्ड नहीं है, पर एवरी ईयर यू हैव टू गेट एन एमआरआई डन एंड सी फॉर द कर्वेचर सर। वो कितना देखिए बेंड क्या हो है, रहा है, वो ज्यादा बेंड सर हो रहा है कि नहीं। वो और कर्वेचर नहीं ज्यादा बेंड बढ़ना हुआ चाहिए। तो ही सर्जरी रिक्वायर्ड है करके बोले सर वो। ना सर, मैं आपको इसलिए हम जस्ट ही इज 14 years old नाउ। या उसीलिए मैं बोल रहा हूँ सर मैडम आपको am कि I audible sir? या यू आर हेलो ऑडिबल। हेलो। इज माय साउंड रीचिंग टू यू? आवाज आ रहा है मेरा? ना अभी आ रहा है सर, बोलिए हाँ, सर। तो देखिए, मैं वही बता रहा हूँ कि वो नहीं बढ़ना चाहिए, इसीलिए आपको कंटिन्यूअस एक्सरसाइज प्लान उसके लिए बनाना पड़ेगा। ओके ओके, हाँ हाँ हाँ। वी कैन अवॉइड सर्जरी अगर वो एट द एज ऑफ 18-19 तक, यानी जब तक उसका ऑस्टियोब्लास्टोसिस पूरा हो जाता है तब हाँ। तक अगर वो कोप अप कर लेगा उसकी मसल्स और इसके साथ, तो शायद सर्जरी अवॉइड भी हो जाएगी। ओह सर, ओके ओके सर। बट सर हाँ सर, बोलिए बोलिए आप सर। उसका हाँ सर। कंटिन्यू स्नेहन स्वेदन और ये सारी चीजें तो कर ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ में एक्सरसाइज इज द की पोर्शन, और वो प्रॉपर ओके एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो किसी अच्छे फिजियो से आप वो सीख लीजिए, करा लीजिए। दैट्स व्हाट। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सर इन सर ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्नेहन स्नेहन और स्वेदन करना। हाँ, स्नेहन स्वेदन षष्टिक्षाली कर सकते हैं आप। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू Sir, सर। in osteoarthritis, squat should be avoided or should be done? It depends on the patient, Rishika ma'am. It depends on the patient. If the patient is comfortable, there is no painful, ये तो आप कर सकते हैं। अगर पेनफुल है, वहां पे क्रिकिंग साउंड है या फिर मिनिस्कस टीयर जैसा कोई फैक्टर है, तो अवॉइड करना चाहिए। दैट इज अ क्लिनिकल डिसीजन। सर यस। सर एक 10 साल का बच्चा है, तो वो
एक लेग थोड़ा सा हील उठा के चलता है, तो वो कैसा मतलब कैसे ठीक हो सकता है? बस बाकी सब कुछ ठीक है, हील थोड़ा सा उठा के चलता है राइट लेग का। मैडम उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे नहीं समझेगा ना मैडम। उसका ओके, हिप मतलब क्या है, हिप में कुछ प्रॉब्लम है, उसको कोई मसल अटोनिसिटी है, मसल डिस्ट्रोफी है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। ओके। ऐसा केवल एक सिम्टम पे मैं ट्रीटमेंट नहीं बता पाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं ट्रीटमेंट नहीं, मतलब मैं कुछ ऐसा लगी कि फिर उसको कहीं मैं भेजूं कि भाई दिखा लो जाके, अभी तक तो उनको कुछ लग ही नहीं रहा है कि हाँ ये ऐसा कुछ है। वो भी एक मरियम, इश्यू होता है मैडम। हाँ मतलब सही गाइडेंस तो कम से कम दे सकूं ना कि हाँ यहाँ जाके दिखा लो, वरना वो झेलता रहेगा बच्चा। हम्म, तो उसमें किसी को उनको दिखाना चाहिए। पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। पीडियाट्रिशियन, ठीक है। ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन डॉक्टर छाया मैडम। इज पोस्चर करेक्शन बेल्ट विल हेल्प? यस, पोस्चर करेक्शन बेल्ट विल हेल्प, बट टू द लिमिटेड एक्सटेंट। क्योंकि देखिए, अगर मैंने पोस्चर करेक्शन बेल्ट लगा लिया तो मेरा ये ऐसा पोस्चर ऐसा रहेगा, ओके। लेकिन यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, इससे मेरी मसल स्ट्रांग नहीं बनेगी, इससे मेरे मसल को कोई फायदा नहीं है, केवल मेरा बोन्स और मेरा स्ट्रक्चर से उल्टा क्या करेगा ये, उल्टा ये क्या करेगा, मेरे बाकी के स्ट्रक्चर्स पे प्रेशर डालेगा, और ये बाकी के स्ट्रक्चर पे प्रेशर डालेगा तो ऑलरेडी मेरी मसल जितनी वीक है और भी वीक हो जाएगी। गॉट इट? सो वी शुड अवॉइड आस्किंग द पोस्चर करेक्शन बेल्ट अदर अनलेस एंड अदरवाइज बहुत ज्यादा ऑब्वियस जरूरत हो। ओके, आई थिंक इट्स डन ऑलरेडी 10:35, मेरे भी ओपीडी का टाइम हो गया है। सो अगले वेनसडे को शायद हमारा लेक्चर ना हो पाए क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। सो वी विल सी आफ्टर द वेनसडे, द नेक्स्ट वेनसडे, नॉट द कमिंग वेनसडे। ओके, हैव अ गुड डे।